अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ हैप्पी बर्थडे टू यू। किसकी? किसी की भी बर्थडे। ज़िंदगी में नॉर्मली क्या करते हैं लोग जब उनकी सालगिरह होती है? क्या करते हैं नॉर्मल लोग? क्या करते हैं सालगिरह पर? बाकी लोग उनकी सालगिरह के लिए चीजें कर रहे होते हैं, हाँ, वो खुद तो कुछ नहीं कर रहे। मतलब ये कि वो उस शख्स का भी रूटीन जो है, उसका दिन क्या होता है नॉर्मली, वो क्या लोग मिलने आते हैं उससे, हाँ, और तोहफे मिलते हैं, तोहफे मिल गए, थोड़ा स्पेशल फील करा देते हैं। उस एक दिन वो बड़ी जिम्मा होता है, हाँ, जिंदगी के हर काम, हर अकाउंटेबल नहीं होता बेसिकली वो उस एक दिन। और उस एक दिन में इतनी आदतें खराब हो जाती हैं कि फिर आपको ऐसा लगता है कि अगला दिन आया ही क्यों, उधर ही अटक जाते हैं। सही है, ऐसे ही होता है नॉर्मली कि आप जो है वो बिल्कुल चिल करते हैं। आप कोई एंटरटेनमेंट हो गई, दोस्तों को बुला लिया, दावत हो गई, आपने कहीं लंच डिनर कर लिया, थोड़ा रिलैक्सिंग और ज़रा इजी गोइंग आप फन माहौल बना रहे होते हैं। बेसिकली यही होता है और नॉर्मली जो है वो इंसान अपनी सालगिरह के दिन यही करता है। एक बंदा ऐसा है जो वो कहते हैं ना, एक बंदा ऐसा है जिसकी दुम पे पैसा है, मतलब पैसा है, उसके पास बहुत पैसा है। हाथी? नहीं, अच्छा। हाथी कहाँ से आ गया? हाथी की दुम पे पैसा? दुम ही से हाथी याद आया मुझे। दुम पे पैसा उसके एक पहेली है ये। ओके। एक परिंदा ऐसा है जिसकी दुम पे पैसा। ये मोर के बारे में कहते हैं। मोर की जो दुम होती है ना, उसके ऊपर परों में पैसे बने हुए होते हैं। बहरहाल ये ऐसे ही बचपन में इस तरह की पहेलियां होती थी। खैर, जो असल काम की बात मैं इधर उधर आप मुझे निकाल लेते हैं। हाँ, बताएं। जो मैं कह रहा था, एक बंदा है दुनिया में जिसके पास बहुत पैसा है। कौन है? इलॉन मस्क। आप पहुंची, आप पैसों की बात थी ना, आप फौरन कनेक्ट कर गए। सही बात, वो पैसे खुद भी कमा रहा है और औरों को दे भी रहा है। अच्छा, अब उसने क्या किया? उसकी जब 47वीं सालगिरह थी तो उसका जो शेड्यूल था वो मैं आपको बताता हूँ। बताएं। अपनी 47वीं सालगिरह के दिन वो शख्स, उसने कोई एंटरटेनमेंट नहीं की, कोई एक्टिविटी नहीं की। उसने कहा भाई ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है, तो इस दिन मैं बाकी दिनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा काम करूंगा। और क्या, 24 घंटे उसने काम किया उस दिन, और फिर ना सोया। और फिर जो अगला संडे आया होगा उसमें डबल सोया होगा। सोया यार, बहुत हो गई, तो मैंने ज़्यादा कर दिया लोगों के लिए। लेकिन बुनियादी तौर पर उसने क्या किया कि उस दिन को, जो कि उसकी जिंदगी का एक अहम दिन था, अलग लेवल की इंपॉर्टेंस दी है ना उसने कहा कि भाई मुझे इस दिन काम करना है, और चूंकि आज मेरी सालगिरह है, मैं खुश हूं, तो मुझे आज आम दिनों से ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है। तो ये उसने एक माइंडसेट बताया कि जब मेरा माइंडसेट ये होगा कि मुझे रिलैक्स नहीं होना है उन दिनों में भी, जिन दिनों पे रिलैक्स हो जाते हैं आम लोग, तो ही मैं उस लेवल पर पहुंच सकता हूं कि जिसमें सबसे आगे हो जाऊं मैं। ऐसा ही है। वो रिलैक्सेशन अगर हमें अपनी ज़िंदगी में नज़र आती है तो इसका मतलब है कि हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम अगर रिलैक्स हो गए कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं यार, छोड़, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, हो जाएगा, इसमें क्या है। लेकिन वो जो एक परसिस्टेंस होती है, वो जो एक जज्बा होता है कि हाँ मैंने सबसे ज़्यादा काम करना है, मुझे टॉप पर पहुंचना है, वही चीज़ आपको टॉप पर लेकर जाती है। उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए। ऐसा ही है, चाहे सालगिरह हो, चाहे बरसी हो, आपकी काम करें। सही है, बरसी के बाद तो फिर आराम ही करें। हाँ, उस दिन के लिए, उसके बाद आराम कर सकें आप, उससे पहले ऐसे अमाल कर लें। ये बड़ा ज़रूरी है, ये भी बड़ा ज़रूरी है, एक एस्पेक्ट है। आज जुम्मा मुबारक है, तो हमने, मुझे ख्याल आया कि एक ये भी बता दें कि बरसी का जिक्र हो ही गया है, तो काम ऐसे करके जाएं कि जब बरसियाँ आए तो लोग भी उदासी मनाएं, भाई ये शख्स कुछ करके गया, और जिधर आप हैं, जिसकी कैफियत में आप हैं, वो भी आपके लिए आसान हो जाए, बेहतरीन कैफियत, और ऐसा हो कि अल्लाह का रहम हो आप पर। या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, आमीन। काम अमाल ऐसे करने हैं। हाँ, पहले करें अमाल, दुआ भी करनी। हाँ, दुआ भी करें, अपने लिए दुआ कर ली मैंने, मुझ पर तो रहम फरमा। ठीक है। अच्छा, लोग कभी कभार, एक हजरत थे, उन्होंने ना कहीं किसी को वैसे ही कह दिया कि अल्लाह उसको बख्शे, वो कल आया था। तो कहते तो फौत हो गया क्या? कहते नहीं, जिंदा है। कहते तो आपने ये क्यों कहा कि अल्लाह बख्शे? उसने कहा भाई अल्लाह उसको बख्शे, मैं तो दुआ कर रहा हूँ उसके लिए, भाई मतलब अल्लाह उसको बख्शे। तो लोगों ने इस चीज को वैसे, तो मैं भी अक्सर लोगों को दुआ देता हूँ कि अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, तो अक्सर लोग माइंड कर जाते हैं, ये क्या बात हुई भाई, मैं मर थोड़ी रहा हूँ। जब भी मरो भाई, मरना तो हर इंसान ने, मौत तो बरक है, तो जब भी आपका इंतकाल हो अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन ये 2-3 चीजें हमने ऐसी जोड़ी हैं मौत के साथ कि लोग भी अगले घबरा जाते हैं कि हाँ मर गया क्या? कहते हैं नहीं, कल आया था, जिंदा है, तो फिर क्यों कह रहे हैं अल्लाह बख्शे? अल्लाह उसको बख्शे, ना बख्शे, कहूँ अल्लाह ना बख्शे। तो ये होता है कभी कभी कॉन्टेक्स्ट। अब जरा न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं 60 सेकेंड न्यूज़। एशिया कप में ग्रीन शर्ट्स का सफर खत्म, पाकिस्तान को शिकस्त देकर श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया।
PIA ने बदतरीन माली बहरान से निकलने के लिए बैंकों से अरबों रुपए का कर्ज मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। MQM और JUI का पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद, सिंध में साथ चलने पर इत्तफाक। फराग गोगी समेत 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। पाकिस्तान को रियायती कीमतों पर पेट्रोल की फरहमी जारी रखेंगे रूसी सफ़ीर। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले अफराद ने यूनानी हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। भारत में कश्ती उलटने से स्कूल के तलबा समेत 30 अफराद डूब गए। दुनिया को आलमी समझौता करने की ज़रूरत है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बयान। जी जी जी, हम आ गए हैं वापस आपको खबरें दिखा के। खबरें आपने मुलाहिजा की हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं हम क्रिकेट की। क्रिकेट की बात क्यों करें? कोई बात नहीं हो रही क्रिकेट की। ऐसे क्या बीच में क्रिकेट आ गई अचानक से? प्रोग्राम करें, अहम मुल्की और गैर मुल्की उमूर पर तबादला ख्याल करना है। क्रिकेट आ गई बीच में अचानक से, कौन सी क्रिकेट आ गई? सही है, ठीक है, कोई क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। कि ऐसा क्या हुआ है क्रिकेट में? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ बस तो छोड़े, मैं आपको बताता हूँ एक और मजेदार चीज। ओके ओके भाई, एक बड़ा फड्डा चल रहा है। अच्छा, वो फड्डा क्या है? बुनियादी तौर पर कि पाकिस्तान की एक मिस यूनिवर्स बन गई है। एक खातून है जो बन गई है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। उनका नाम है एरिका रॉबिन। पाकिस्तान में पाकिस्तानी खातून है, कराची की वो खातून है। और मिस यूनिवर्स के मुकाबले होने थे वैसे, और नहीं पाकिस्तान में कहाँ होते हैं, कोई नहीं करवाता ना। आलमी तो होने थे जिसमें पाकिस्तानी खवातीन ने हिस्सा लिया हुआ है। तो वो हिस्सा नहीं लिया हुआ, वो कोई अनऑफिशियली ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे इदारा बना के किसी ने ये एक काम कर दिया। चलो भाई, चलो मिस यूनिवर्स खेलते हैं, मिस पाकिस्तान खेलते हैं, और फिर वो मिस पाकिस्तान से जो बनेगी वो मिस यूनिवर्स होगी, उसको हम भिजवा देंगे। ये वाली जो अभी आप अरीका की खबर बता रहे हैं। ओके ठीक है, मैं उनकी बात कर रही थी। वो जो 5 खवातीन है जो नुमाइंदगी, यही वही है। ये नुमाइंदगी ऑफिशियली होती है, कोई ऑफिशियल नहीं है। ये सब कहानी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन एक तो आलमी प्लेटफॉर्म तो है ना, मिस वर्ल्ड। आलमी प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन उसमें मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। जब शिफा यूसुफजई को पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा तो वो जाएगी ना। मैं तो नहीं नॉमिनेट कर सकता अपने घर से किसी को। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हम फैसला कर सकते। कैसे फैसला कर? क्या बात कर रही हैं आप भाई? वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जाती है ना, ऑफिशियली जाती है ना। ये थोड़ी होता है कि चलो भाई मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ गली में तो मैं भी चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। तो ऑफिशियल एंट्री, समझ नहीं आई, ऑफिशियल एंट्री होती है। ऑफिशियल एंट्री नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये कुछ एक इदारा है, उन्होंने काम शुरू किया ये, और उन्होंने कुछ लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया, उनका एक मुकाबला वगैरह करवाया, और उसमें मुख्तलिफ लड़कियां थी, और एरिका रॉबिन जो है वो जीत गई उसके अंदर भाई। सही है, ठीक है। तो उसके बाद उनका कहना था कि जी बड़ा जी मैं पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करूंगी, और मैं इसीलिए आई हूँ इस मुकाबले में वगैरह वगैरह वगैरह, और मैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सकाफत रोशनास कराना चाहती हूँ, और सबको दावत देती हूँ कि पाकिस्तान आए, यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हों। अब बेसिकली होना है मिस यूनिवर्स नवंबर में एल सल्वाडोर में होना है ये मुकाबला, आलमी मुकाबला है, असल जो मुकाबला है। ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि जी अब हम नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान की। जो इदारा था जिन्होंने करवाया, तो उसके ऊपर पड़ गया अब फड्डा। हाँ, और फड्डा क्या पड़ा है? उस्मानी साहब जो हैं उन्होंने भी, उस्मानी साहब ने तो खैर मुझे बड़ा इज़हार बरहमी किया। अच्छा, नहीं मैंने वो हाँ बिल्कुल ट्वीट किया, और उन्होंने बड़ा इज़हार बरहमी किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी इज़हार बरहमी किया है। अच्छा। सोलंकी साहब ने जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने भी कहा कि भाई ये कौन आ गया इस तरह से नाम इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की कभी कोई ऑफिशियल एंट्री इसमें नहीं रही है, और ना हम कोई भेज रहे हैं, या मतलब इस तरह की चीज़ों में हम नहीं भेज रहे। तो एक्चुअली तो तकी उस्मानी साहब ने वज़ीर आज़म को और हुकूमत पाकिस्तान को एड्रेस किया एक तरह से, और उन्होंने कहा कि भाई इस पे हुकूमत पाकिस्तान एक्शन ले कि कम से कम ऑफिशियल लेवल पे हमारी तरफ से इस किस्म के काम, इस चीज़ के लिए कोई नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए हमारे मुल्क की। तो बाकी पर्सनल लेवल पे ज़ाती सतह पर कोई किसी और तरीके से करना चाहे बेशक, ज़ाती सतह पे जा नहीं सकते ना उसमें। हाँ, लेकिन उन्होंने तो वो कहा कि भाई ज़ाती तौर पर जो अपनी जिंदगी में जो कर रहा है वो करे, लेकिन वो ज़ाती जिंदगी में जो करना है जिसको करे, बिल्कुल सही। इस इवेंट के लिए या इस प्लेटफॉर्म के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कम से कम ना करें। हाँ। कुछ एहसास करें। कोई बड़ी सख्त उनकी एक ट्वीट थी, और तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है काकड़ साहब जो हैं, हाँ काकड़ साहब ने उसकी रिपोर्ट तलब कर ली आईबी से कि भाई ये क्या मामला है, और ये क्या काम है इसे इंटेलिजेंस वाले बताएंगे ना, इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो बताएंगे, पता करके भाई क्या हुआ, किसने करवाया, क्या किया। सही बात, ये आपका पॉइंट था ये। और उन्होंने कहा कि जी ये चेक करें कि कौन सी कंपनी ऐसी है कि जो मिस यूनिवर्स के मुकाबले के लिए पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल कर रही है। फिर वज़ीर इत्तलात जो है हमारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने किसी को मिस यूनिवर्स का मुकाबला में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए नॉमिनेट नहीं किया है।
तो इसीलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ना किसी पाकिस्तान को खातून को नामज़द किया है, ना इससे कबल कोई इस तरह का काम किया है। तो ये इस तरह की ख़बरें जो हैं वो बस आ गई हैं और बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या हम कर रहे हैं इस तरह की हरकतें। तो लोगों ने इस पर एतराज़ भी उठाया है और सही एतराज़ उठाया है। ये क्या हम जो है वो अजीब ही मतलब एक खुराफात के रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं। सारी दुनिया जो है उसके अंदर आप देख लें वो क्या मुकाबले होते हैं। अच्छा, मज़े की बात एक मरतबा मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि ये जो मिस वर्ल्ड वगैरह है इसकी हिस्ट्री क्या है, कब से शुरू हुआ, कैसे आया, शुरू क्यों हुआ और किसने करवाया, बुनियादी मकसद क्या था इसका, और उसके बाद इसमें क्या क्या होता रहा। तो ज़रा आप जाकर पढ़िएगा कि ये क्या है, मतलब ये क्या बात हुई। आप इधर शोशा छोड़ के हमें कहे जाके भी तो मैं चाहता हूँ ना कुछ आप लोग खुद भी तो रिसर्च करें। अभी तो हम मूड बना के बैठे थे कि आप ये बताएं। टीजर इसी को कहते हैं, टीजर इसी को कहते हैं। मगर बेसिकली बुनियादी तौर पर आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही नामुनासिब तरीके से ख़वातीन की ऑब्जेक्टिफिकेशन और ख़वातीन के जिस्मों की नुमाइश है और कुछ नहीं है। ये सिंपल, ये तो पता है ना, वैसे में ये सबको पता है। शुरू कहाँ से, उत्तर पॉइंट पे आए उस मुद्दे पे। वो देखे ना, वो जाकर गूगल कीजिएगा ना, फिल्म देखेगा ना, जरा आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें जरा। लेकिन आपको वो टीजर छोड़ के यार ये देख लेना कि मजा आएगा तुम्हें। अच्छा। तो फिल्म बता दी मैंने अब आपको, अब आप फिल्म देखें खुद जाकर। तो बेसिकली ये चीज़ है। अच्छा, फिल्म का नाम क्या है? और नहीं, ये मुझे उसकी फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन इसकी मिस वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में तो आपको मिल जाएगी बिल्कुल। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है और हम बिल्कुल इस तरह की चीज़ को कोई सपोर्ट नहीं करता भाई। अच्छा, लेकिन कल मैं खबरें देख रही थी और नाज़रीन यकीन करें, रात को सोने से पहले मैं सिर्फ वो जरा नजर दौड़ा रही थी कि भाई आज के दिन में क्या क्या चीजें हुई। सारी खबरें इस कदर मतलब परेशान कुन थी। लीबिया की बात हो रही है, मराकश की बात हो रही है, फिलीपाइंस में टाइफून आया उसकी वीडियोस मैंने देखी। मैं तो मतलब मेरे जहन से ये सवाल उठा कि यही कयामत है, मतलब इनके लिए तो और कयामत क्या होगी। वो अगर आप नाजरीन वीडियोस देखें वो टाइफून की जो अभी कुछ एक हफ्ता डेढ़ पहले आया है, वहां पर इस कदर मतलब गाड़ियां उड़ रही हैं भाई, गाड़ियां उड़ रही हैं। और आपको वाकई जहन में ये सवाल आएगा कि अगर ये कयामत नहीं है उन लोगों के लिए तो फिर क्या है। अब लिबिया की तरफ अगर आपको थोड़ा सा हम ले चले, लिबिया में भी शदीद तबाही हुई है। शदीद बारिशों के बाद एक कयामत खेज सैलाब आया जिसकी जो हम कहें कि 2 डैम जो हैं उसने तोड़ डाले और इसी वजह से ये खौफनाक सैलाब आया। 11,000 अफराद की हलाकत का खदशा अभी तक बताया जा रहा है और ये नंबर बतदरीज बढ़ता जा रहा है। जबकि दरना शहर जो है उसके मेयर के मुताबिक 20,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी 20,000 का नंबर दे दिया है। रेस्क्यू टीमें मुसलसल जो लोगों की डेड बॉडीज़ हैं वो निकालने में मसरूफ़ हैं। एक अलमनाक दास्तान है जो खाना जंगी से मुतासरा लिबिया की सरजमीन पर बेजान जिस्मों की सूरत में बिखरी पड़ी है। और सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शहर जो है वो दरना ही है, जहाँ बच्चों, औरतों और मर्दों की लाशें निकाली जा रही हैं और एक बड़ा नंबर है। अब किसी को एग्जैक्टली इस वक्त तक पता नहीं है कि कुछ जगहों पर 11,000 कोट हो रहा है, मेयर ने 20,000 कह दिया, लेकिन ये नंबर बहरहाल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगर बर वक्त इनखला कर लिया जाता तो बहुत सी जानें बच जाती और ये डैमों का जो पानी अचानक एक बड़े रेले की सूरत में आया और लोगों को बहा के ले गया और घरों को और सामान को, तो जो लोग बच गए हैं वो न सिर्फ अब बेघर हो गए बल्कि उनमें वबाई अमराज फूटने के भी सीरियस खदशात वहाँ पर मौजूद हैं। और मैं तो कल रात खबरें देख के मुझे तो एक अजीब सी एक कैफियत हुई कि सारी दुनिया में जिधर देखें कहीं वाइल्ड फायर्स हैं, जंगलों को आग लग रही है, जो जंगली नबातात हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं उनको उनकी जो जिसको हम कहते हैं ना कि एंडेंजर्ड हो रहे हैं वो, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद पे आग फैल रही है और वो नकल मकानी करने के लिए भी उनके पास अब ज़ाहिर है वो कहाँ कहाँ तक उड़ के जाएंगे। फिर इसी तरह ये देख रहे थे, टेंशन हो गई मुझे कल। सारी इसी किस्म की खबरें थी जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो हमारे रात हम तो कुछ और ही देख रहे थे। हाँ, करते हैं उस पर बात करते नहीं, कोई बात नहीं होगी उस पर, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं करनी भाई। ये क्या हम क्या क्रिकेट पे बात करेंगे अब क्या हम शो में? हाँ तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करनी हमें। हमारी कौमी टीम खेल रही थी कल, कौमी टीम खेल रही थी, लेकिन बस कौमी टीम ने हमारे साथ जो किया है हम सिर्फ और सिर्फ अफसोस में। मैं आपको मराकश का बता देता हूँ कि मराकश में 8 सितंबर को ज़लज़ला आया था, हम सब जानते हैं। 3,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे, लेकिन कई अफराद ने उस ज़लज़ले से पहले आसमान पे पुरस्कार रोशनियाँ देखी हैं भाई। हाँ, ये भी ये कोई बड़ी ज़बरदस्त एक फिनोमिना है और कैमरे पे उन्होंने कुछ लोगों ने महफूज किया है और ट्विटर वगैरह पर एक्स जो प्लेटफॉर्म है उस पर डाला है। और ये बुनियादी तौर पर नीले रंग की एक रोशनी है जो कि उभरी है और माहिरीन जो है वो कहते हैं कि ये ज़लज़ले की रोशनियाँ हैं, बड़ी नायाब होती हैं ये। और जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स की टेक्टोनिक प्लेट्स जो है जब भी इनकी मूवमेंट होती है तो उससे ये रोशनियाँ जन्म लेती हैं जी। ये भी एक बड़ा ख़तरनाक मामला है।
हाँ, मैं कल रात को फिर ये देख रहा था। अच्छा, बस देखें हालात, दुनिया एक ऐसी चीज है जो अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल। उसमें हल्की सी तब्दीली हुई, हल्की सी कोई चीज तब्दील हुई, या वो अपने जिसको कहते हैं ना ऑर्बिट से दाएं बाएं हुई, या वो आम तौर पर जो मामूल में वो जो भी उसका निज़ाम चलने का है वो उससे हटी, तो बस दुनिया में वो तबाही मचेगी कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन एक और अफसोसनाक खबर भी कल मैंने देखी। वो क्या थी? वो जो हमने बताया था हमारे प्रोग्राम में, हमने उस पर सेगमेंट भी किया था कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था जिसका दिल बाहर था, मुजफ्फरगढ़ में वो पैदा हुआ था बच्चा, लाहौर में उसका इलाज चल रहा था और वो बच्चा जो है वो इंतकाल कर गया, और उसके जिस्म में वो जो है वो इन्फेक्शन वगैरह फैल गया था, उसका इंतकाल हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब को भी उस बच्चे की जो मौत है उससे आगाह कर दिया गया है और उन्होंने भी काफ़ी उसके ऊपर जो है वो कहा था कि जी बिल्कुल इस बच्चे का बड़ा अच्छे तरीके से इलाज हो। लेकिन बस सारी बात है, वो एक हमने जब डॉक्टर से बात की थी तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि सीरियस कंडीशन है ये, और जाहिर है बहुत आसान चीज़ नहीं है। देखें, एक इंसान की बॉडी अगर जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसमें सकत बर्दाश्त करने की पैदा हो जाती है, लेकिन ये इतना छोटा मासूम बच्चा, जाहिर है उसके बाकी बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि पैदा होने के बाद भी बच्चे में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही होती हैं, उसके लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं। वो जो बच्चे का रोना है वो क्यों इतना ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि उसके फेफड़ों में सांस जाए, तो वो सांस जाने का अमल सारा वो पैदाइश के बाद का है, तो वो सारी बहुत सारी डेवलपमेंट बच्चे की बॉडी में बाद में चेंजेस हो रही होती हैं। अल्लाह ताला इसके वालिदैन को सब्र दे और बस ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए उनको कि ये एक नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है वैसे वाकई काफ़ी ज़्यादा है। ये जो वीकेंड का एंड हो रहा है ना, ये वीकेंड का एंड हो रहा है किसी बहुत ज़्यादा अच्छे नोट पे नहीं हो रहा, लेकिन अल्लाह करे कि वीकेंड के बाद जब हम आपसे मिले, मुआशी बहरान की भी खबर बड़ी अजीब सी है। हम उससे पहले ही बात कर लेते हैं जिस पे करनी चाहिए, लोग भी इंतजार कर रहे हैं वैसे का तज्जिया सुनने के लिए। क्रिकेट पे करते नहीं बात करनी, मुझे क्रिकेट पे नहीं बात करनी भाई, नहीं बात करनी। आप क्यों बार बार जो है वो छेड़ रही हैं? आपका काम मैं छेड़ नहीं रही, अल्लाह तौबा पे आ जाए, क्रिकेट पर आ जाए, क्रिकेट पर आ जाए। क्यों आ जाए क्रिकेट पर? क्योंकि देखिए मैंने तो मैच देखा नहीं, मुझे तो हल्का फुल्का पता लगता रहा। आपने ट्वीट की बस टाटा बाय बाय, हाँ टाटा बस मैं उस वक्त टीवी बंद करके बंद कर दिया, मैंने सोने के लिए लेट गया, मैं मुरझा गए रात तक। और उसके बाद लेकिन देखें दिल अटका हुआ होता है ना, चैन न आया, फिर मैं उठा। मैं सोने के लिए लेट गया था, फिर मैं उठा और फिर उठने के बाद आखिरी 3-4 ओवर रह गए थे, मैंने कहा यार उठ के देख लो कुछ होने वाला है। ये मैं अपने वाकई सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, बस चैन ना आया। बस फिर मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। ये वाला गाना, ये तो वो वाला महबूब हो गया जो कहता था मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, फिर जाके उसकी गली में आहिस्ता से खड़ा हो जाता था। लेकिन क्या बताऊं आपको, मैच के ऊपर क्या बात करूं मैं? क्या हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये बताओ। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? ये नंबर 1 टीम नहीं थी जो खेल रही थी मेरे भाई। हाँ नहीं, ये तो नहीं, इस तरह की परफॉर्मेंस नंबर 1 टीम की नहीं होती है। ऐसा ही है बिल्कुल। ये पब्लिक से पूछे ना जरा, वो बताएंगे आपको। करे भैया कॉल इन जरा ऑन कर ले, देखते हैं लोग क्या कहते हैं यार। कोई शराफत, कोई तरीका, कोई ऐसी चीज हो जो कि मैं जरा किसी चीज पे इत्मीनान का इजहार कर सकूं, कोई नहीं थी। एक तो हमारी बैटिंग, हम इतना स्लो चल रहे थे, इतना डर के चल रहे थे, जो मुझे इंडिया और श्रीलंका के मैच में लग रहा था कि श्रीलंका जो है वो हर बॉल पे रन बना रहा था। नाजरीन, श्रीलंका तो ऐसा उन्होंने फास्ट ऐसा पेस पकड़ी हुई थी उन्होंने, और उनकी फिर टेम्पो बन गई एक तरह से। जब इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ था ना, मुझे लग रहा था इंडिया जानबूझ के हारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रीलंका ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी उस दिन। और जब हमारे सामने श्रीलंका आया तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे वो नहीं संभल पा रहे थे। फखर जमान चल ही नहीं रहा भाई, नहीं चल रहा यार, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, क्या हो गया? जरूरी है हर मैच खेलना? ना खेलो यार। अच्छा, एक पार्ट मैंने मिस किया। कौन सा? जाहिर है हम मैच तो हार गए बाद में, लेकिन ये कि जो बारिश भी नहीं हुई। बारिश भी नहीं हुई। हाँ ये भी है, ये बारिश सुबह 96% बारिश होगी। अनरिलायबल महकमा मौसमियात है। हम सरदार सरफराज साहब से पूछते हैं ना, बारिश होती तो भी हम फाइनल में कौन सा पहुंच जाते, लेकिन आपने क्या मिस किया? कुछ इज्जत पर्दा ही रह जाता है। मुझे ज़मान की समझ में नहीं आई, और वो इसलिए समझ नहीं आई कि वो जो तस्वीरें बाद में सोशल मीडिया पे चल रही थी कि ज़मान बिल्कुल जमीन पे बैठे आखिरी गेंद से पहले था ना, और रो रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल ऐसे, वो मुझे समझ नहीं आया कि उससे पहले मैंने क्या मिस किया। कुछ मिस किया मैंने? वो क्यों हुआ? बेसिकली आखिरी ओवर था, अच्छा ठीक है, क्रूशल तरीन ओवर उस मैच का, और जमान ने वो ओवर कराया, और बहुत सारी गेंदें और रन्स बराबर तकरीबन बराबर चल रहे थे, और
जमान ने उसमें एक रनआउट भी किया बड़ा अच्छा सा, ठीक है, तो डॉट बॉल्स भी हुई, तो जमान जो है वो मैच को संभालने में उसका बड़ा अहम किरदार आ गया था। लेकिन जो सेकंड लास्ट बॉल थी उस पर वो जरा सी बाहर निकलती हुई गेंद थी, उसने इससे पहले भी इस तरह की गेंदें करवाई थी जो कि मिस हुई थी उसकी स्पीड और पेस की वजह से, लेकिन ये जो थी बॉल वो फ्लिक हुआ और पीछे निकल गई चौके पर, स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से। तो वो जब निकल के चौका हो गया तो फिर आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे। तो उस वक्त वो इतना अच्छा ओवर कराने के बाद बेचारा बस वो गिर ही गया कि यार ये क्या हो गया। तो उसने ट्वीट की है, आई ट्राइड, यस यू ट्राइड माय डियर फ्रेंड, यू ट्राइड, बिल्कुल यू ट्राइड। लेकिन एक देखें, एक खिलाड़ी से कुछ नहीं होना होता, पूरी टीम ने साथ सबको मिलकर काम करना है, बिल्कुल, सिर्फ जमान की जिम्मेदारी थोड़ी थी। खैर, हमारे साथ कॉलर हैं, हमारे साथ अजहर इकबाल साहब मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अवैस भाई, मुबारक हो, एशिया कप फाइनल में पहुंच गए हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ से पहुंच गया भाई? कौन सी टीवी देख रहे हो, क्या देख रहे हो, किस फाइनल की बात कर रहे हो? पिछली दफा पहुंचा था। जी हाँ, अजीब सा इन्होंने खेला है, पता ही नहीं चला। नेपाल, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान के लिए हम नंबर 1 टीम होंगे। अच्छा, वैसे टेक्निकली तो दुनिया के लिए है, लेकिन इस परफॉर्मेंस से तो यही लग रहा है जो आप कह रहे हैं। जी सच्ची बात है। हम उनके लिए पिछले दिनों में मैच देख रहा था, वो बड़ा, यानी कि हमारे मीडिया मालकान पता क्या कर रहे हैं आजकल, 3-4 क्रिकेटर हैं वो ना, यानी कि हम बड़ी हाँकते रहते हैं कि बड़ी नंबर 1 टीम है, किंग बाबर है, ऐसे वो तो आईसीसी की रैंकिंग आ रही है ना भाई मेरे। जी शिफा साहब, असल में सिर्फ रेटिंग देखने के लिए अगर ले आए, हाँ, यानी कि बड़ा एक प्यारा शेर है इकबाल रहमुल्लाह का, हक़े तनकीद तुमको है लेकिन इस शर्त के साथ, जायजा लेते रहो अपने गिरबानों का। हाँ, क्या बात है। यानी कि हमारा, यानी कि क्या है, कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों में परसों में तब तो मैच देख रहा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, पता चल रहा था कि नंबर 1 टीम है इंग्लैंड। बिल्कुल, यही तो इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे। जस्टिफाई, बिल्कुल, रैंकिंग को आप जस्टिफाई करें, नजर आना चाहिए। वो कहते हैं ना, अदालत का फैसला होता, इंसाफ होता हुआ नजर आए, तो बिल्कुल ये परफॉर्मेंस होती हुई नजर आए कि आप दुनिया की नंबर 1 टीम है। बिल्कुल, थैंक यू जी। और कौन है जी हमारे साथ कॉलर? तलाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी तलाल भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मजा आया? बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये जो एशिया कप में जो पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, एक तो इससे 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि जी, एक तो बिल्कुल टोटल लैक ऑफ कमिटमेंट प्रोफेशनली। कैसे? गेम प्लान कोई नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस आए हैं 50 ओवरों का मैच जीत के चले गए, और बाकी थोड़ी मेहरबानी बारिश नहीं करती। हाँ, ये एक जो वर्ल्ड कप जो आ रहा है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, क्रिटिकल मैचेस हैं, ठीक है, आपके रीजन का ये ठीक है, आपके होम ग्राउंड पे नहीं है, इंडिया में है, बट स्टिल क्या नाम है, जो आप लोगों की जो प्लानिंग है, जो गेम प्लान है, कैप्टन हैज नो क्लू ऑन द फील्ड, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे मिटिगेट करना है, जो क्राइसिस है, तो ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। खाली एक गेम प्लान, यानी कि खाली इनकी परफॉर्मेंस ही फैक्टर नहीं है। करें क्या ये बताएं सर। ये जितने द ग्रेट हेड्स हु आर सिटिंग इन पीसीबी, जो इनकी मैनेजमेंट टीम है, दे शुड सिट डाउन विद पर्टिकुलरली विद कोच, विद कैप्टन एंड सिलेक्शन टीम। इन तीनों से बैठे कॉम्बिनेशंस देखें अपने, ओपनिंग आपकी कोलैप्स कर रही है, मिडिल ऑर्डर आपका कोलैप्स कर रहा है, एंड स्पेसिफिकली योर 50 ओवर्स गेम, आपका 50 ओवर्स गेम का प्लान ही कोई नहीं है। इसका लग रहा है कि 2020 है तो ठीक है, फाइन, शॉर्ट जो फॉर्मेट है उसके लिए आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन 50 ओवर वाले फॉर्मेट पर ज्यादा हमें काम करना है। ओडीआई का जो है आपका प्लान कुछ भी नहीं है। कैप्टन हैज टू बी वेरी अलर्ट। क्या करें फिर वर्ल्ड कप में, किसको ना लेकर जाएं, फखर को ना लेकर जाएं? देखिए, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम। अभी तो सिर्फ ये है कि अब आप मेंटली तौर पे कुछ चीजों को थोड़ा सा करें, इनको बैठाएं, उनकी थोड़ी ग्रूमिंग करें, इनको मेंटल टफनेस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू तलाल साहब। कैच ड्रॉप ही करवा लेती हैं कुछ हमारा। कैचेस तो हम अक्सर छोड़ते रहते हैं। कैचेस हमने सही, कल तो शादाब ने रन आउट भी बड़ा अच्छा किया था, पहली विकेट जो गिरी थी। शादाब भी जरा बस ढीला, सभी ढीले थे कल, सभी ढीले। शादाब को मजा नहीं आया। शादाब भाई क्या कर रहे हैं? काफी दिन से शादाब जो है वो थोड़े ढीले चल रहे हैं, और इस तरीके से जो है वो मामला जो है वो सही नहीं है। लेकिन बहरहाल हम इस पर बात करेंगे, मजीद आगे बात करेंगे हम इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि ये बस अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ आपको, क्या करें अब।
ब्रेक ले लें। जय शाह को पैगाम देना चाह रही हूँ मैं, लेकिन वो पैगाम पता नहीं मैं टीवी पे दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती। इशारे से भी दे सकती हूँ वैसे, लेकिन इशारा तो एक हाथ का इशारा। जावेद मियादाद ने इशारा किया था, छोड़ दे। नहीं, हाथ का इशारा ये अक्सर हमारी अम्मियाँ हमें करती हैं। हाँ। ये तो हमारे यहाँ तो बहुत आम सी बात है, जय शाह को शायद पता ना हो। नहीं तो बेसिकली था ये हल्का सा प्यार से जय शाह, कोई ऐसी हरकत ना करे। नहीं ये उसने जानबूझ के सारे एशिया कप का जो मजा है उसने किरकिरा किया, जानबूझ के वो तो किया है। और ये बस कोई बात नहीं, उसको अल्लाह पूछेगा, वर्ल्ड कप में पूछेगा। समझ गए हमारे लोग, समझ गए, हमारा इशारा भी समझ गए। जय शाह तक भी ये पैगाम पहुंचाएं। अगर उसको समझ में ना आए तो उसके पास आई एम श्योर लोग होंगे जो उसको समझाएंगे कि अम्मियां जब हमें इस तरह का हाथ दिखाती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। वक्फा ले लेते हैं, फिर बात करते हैं इस पर मजीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ फ्राइडे फिटनेस की, और नवीद सिद्दीकी हमारे फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे नवीद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त मैच देखा? अल्लाह का शुक्र। मैच कौन सा, रात वाला? हाँ, ना बात करें उसके बारे में। क्यों नहीं देखा? देखा मैंने मैच, देखा, बहुत हाँ। डाई हार्ड फैन हूं क्रिकेट का, तो लेकिन बस क्या बात कर सकते बस है ना, हाँ बस काफी है। वर्ल्ड कप के लिए सीख है, होता है आगे वर्ल्ड कप आना है उसके लिए सीख है और बड़ा जी। प्रेशर भी आ जाएगा अगर हम बिल्कुल। इसमें इतनी बुरी तरह हारे। खिलाड़ी तो हमारे बिल्कुल बेचारे ऐसा ही है। असल में हमें थोड़ा प्रेशर लेना है। हम ऊपर चले गए थे कि हमारी नंबर वन पे आ गई अभी, तो अच्छा ज्यादा हवा में उड़ रहे थे, हवा में उड़ गए थे बस, ओवर हाँ। कॉन्फिडेंस। लेकिन अभी चलो अच्छी बात है, एक आपको क्रंच मोमेंट पे वो सबक मिल गया कि भाई इंडिया से भारत में हारते इससे बेहतर है श्रीलंका से हार गए, ठीक है सही है ना, ज्यादा उस पर गुस्सा आता है, समझो बात को। ये भी तो लेकिन ये भी तो है कि फाइनल तक भी ना पहुंच पाए। कोई बात चले, क्रिकेट है, किसी ना किसी को जीतना, किसी को हारना है, हर दिन अपना नहीं होता। अच्छा जी, अब मसला हल करना है आपने, पेट का। अच्छा, पेट का मसला हल करना है। ठीक है, पेट की एक्सरसाइजेस बताएं और पेट के हवाले से कुछ मिथ्स बताएं कि ये क्या मामला है। और अगर कोई कॉल करना चाहे तो हमारे कॉलर्स कॉल भी कर सकते हैं। फोन नंबर चला दें, हमारा पट्टी चला दें। फोन नंबर। चावल और आटा अगर पेट कम करना है तो ना खाएं, तो ये हकीकत है। तेल तो चलो हम समझ सकते हैं, ऑयल कम से कम खाएं, चीनी कम से कम खाएं, लेकिन ये चावल और आटे की क्या साइंस है? ठीक है, पहले हम एक्सरसाइज करते हैं, दो तीन एक्सरसाइज बताते हैं, उसके बाद सारी मिथ्स को भी जवाब देते हैं, ठीक है? तो अगर हमने अपने एक्सरसाइज करनी है, मैं बैठ जाती हूँ। अगर हमने अपने जो है वो पेट के मसल्स को और अपने साइड ऑब्लिक्स जिसे लव हैंडल जिसको हम बोलते हैं, इस साइड की चर्बी जो बड़ी एक गंभीर मसला होता है, मुश्किल होता है इसको हटाना। इसके अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले हम अपने पेट के मसल्स की एब्डोमिनल मसल्स की बात करते हैं। तो समथिंग इज, जैसे हम कर सकते हैं कि लेग रेजिस की एक्सरसाइज होती है जिसमें आप अपनी टांगे स्ट्रेट ऊपर उठाएं, जितना आप ऊपर लेके आ सकते हैं उसको लेके आए, नीचे लेके जाएं स्लो, और अपने लेग को कंट्रोल करते हुए पैर नीचे टच नहीं होने देने, हवा में रखना। और ये 10 to 15 टाइम्स जितनी आप कर सकें उतनी रेपिटेशंस और मल्टीपल सेट्स, 3 से 4 सेट करें आप 15 to 20 रेप्स के। अच्छा, इसमें यहाँ पर बड़ा प्रेशर पड़ता है, बहुत दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल, 5-6 करने के बाद ही दर्द होता है। मसल्स को आप वर्क करेंगे, जब दर्द से बाद रेजिस्टेंस होती जाएगी थोड़े टाइम के बाद, वो मसल की कैपेसिटी कम होती जाएगी। कोई बिगिनर है उसके लिए यही एक्सरसाइज हमने आसान बनानी है, तो इसका कोई आसान वर्जन भी है? हाँ, आसान वर्जन इसका यही है कि अगर जैसे अब स्टार्टर्स के लिए, बिल्कुल, अब जैसे मैं लेग्स मेरी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन लाइक काफी लोग बिल्कुल मतलब कि वो ऐसे भी नहीं लेके आ पा रहे होते, तो उनके लिए ये है कि वो बिल्कुल साइडवेज लेके आए इस तरीके से, ठीक है? हाँ जी, जो थोड़े जिनका बॉडी फैट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, तो बिगिनिंग में वो इस तरीके से कर लें, स्ट्रेट लेके आए नीचे, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपने इसको कंट्रोल करना है, अपने लेग्स को नीचे टच नहीं होने देने, रेस्ट नहीं लेना। ठीक हो गया। अब जब आप इसको फुल स्ट्रेच पे रखेंगे तब भी आपकी, क्योंकि आपकी लेग्स लिफ्ट अप होंगे, आपका एक्टिवेशन जो है कोर के ऊपर ही होगी। जब आप नीचे रखेंगे तो रेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है? ये एक्सरसाइज होती है। दूसरी आप कर सकते हैं क्रंचेस, अपनी टांगों को बेंड करके जितना ऊपर आ सके, बड़ा दर्द होता है, ठीक है? क्रंचेस कर सकते हैं, यही सेम 15 से 20 रेप्स, 2 से 3 सेट, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आप पुश कर सकें उस हिसाब से। फिर आप कर सकते हैं ट्राइसिकल, अपनी इस एल्बो को इस नी पे लेके आए, अच्छा, फिर इस वाली एल्बो को इस नी पे, ठीक है? जब आप अपनी नी वाली एल्बो को आगे पीछे लेके जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन बिटवीन आपके एब के मसल्स आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने साइड्स की, लव हैंडल्स की, तो उसके लिए हम एक चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं प्लैंक। जिम में रेजिस्टेंस वेट के साथ तो आप इजीली टारगेट कर सकते हैं, अगर डंबल्स जो एक साइड आपने यहाँ पे रखा है कि यहाँ पे आपने साइड वेज गए, तो आपकी जो साइड्स का जो पार्ट है वो इन बिटवीन रेजिस्टेंस। अच्छा, डंबल्स आप उठा, बिल्कुल, डंबल्स या कोई वजन उठा लें, ठीक है? उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा वैसे अगर आपने बॉडी वेट करना है घर में, तो उसके लिए आप साइड प्लैंक करते हैं। अच्छा, साइड प्लैंक इस तरीके से होता है, हाँ जी, जिसमें आप अपना हाथ एक यूं रखा, आपने टांगे स्ट्रेट की,
दूसरा हाथ अपने यहाँ पे रखा और ये आपने ब्रिज होल्ड करना है, ठीक है। बिल्कुल। फिर अगर आपने एब्स के लिए प्लान करना है उसमें आपने इस तरीके से होल्ड करना है। अच्छा, इसमें ये जो आप होल्ड कर रहे हैं जी, इसमें आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, जो परफेक्ट स्ट्रेट सही पोस्चर है वो क्या होना चाहिए? पोस्चर में कुछ इस तरीके से होगा, आपको मैं बताऊं? आप आए मैं इस पे बड़ा इसमें नहीं कर पाएंगे। अच्छा, पोस्चर में कुछ इस तरीके से है कि आपने अपने बॉडी को फुल एलोंगेट करना है, ठीक है। मतलब कि नीज मेरी बेंट वगैरह नहीं है, फुल स्ट्रेट हूँ, ठीक है। मेरी जो हिप्स हैं वो लिफ्ट अप हुई है, थोड़ी सी लिफ्ट अप हुई होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे जो शोल्डर्स हैं गिरे बनी, मेरे शोल्डर भी फुल, अच्छा शोल्डर्स भी फुल अप हो, स्ट्रेट हैं, ठीक है। और मैं सामने देख रहा हूँ, नीचे नहीं देख रहा। ओ, सामने देखना है अपनी, हाँ जी। फिर मैंने अपनी जो ब्रीदिंग है उसको मैंने हाई रखना है, मतलब बड़ा सांस लेना है, ताकि आपके जो डायफ्राम के थ्रू आपका जो पेट है, आपके मसल्स है, उनके ज्यादा ऑक्सीजन जाए और आपको एक्टिवेशन महसूस हो। 2 मिनट तक किया भाई, 2 मिनट तक मैंने 2 मिनट तक किया। अच्छा, बता रहा हूँ मैं आपको, अवामुन नास आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपने 2 मिनट तक किया। 2 मिनट, इसमें 2 मिनट आम जिंदगी के 10-15 मिनट लगते हैं। तो ऐसा ही है ना टाइम, बिल्कुल वो नहीं गुजर रहा होता। मैंने अपने बच्चे को लगाया होता है, बेटा जैसे जो स्टॉप वॉच है ना, वो हर 10 सेकंड बाद मुझे 10-10 की काउंट देते रहो, तो आपको एक मोटिवेशन होती है कि हाँ 10 और हो गए, 10 सेकंड और हो गए। लेकिन वो जो आखिरी 20 या आखिरी 30 सेकंड होते हैं ना, 90 से 120 तक, कहते हैं असल कहानी सारी उसी की है, असल गेम उधर की है। बिल्कुल, मैं कभी यहाँ देख रहा होता हूँ, कभी वहाँ देख रहा होता हूँ। पेन होता है, पेन बैरियर को आपने पुश करना होता है, जहाँ तक आप अपनी बॉडी की लिमिट को लेकर जा सकते हैं अपने, और फिर उसके बाद मैं गिर जाता हूँ। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं, कॉलर की कॉल ना ड्रॉप हो जाए। यार मोहम्मद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी सर फरमाइए। मैम ये पूछना था कि ये जो पेट काफी बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यही बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं हम? क्या कोई आपको फारसी पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? हम क्या आपको कोई मुल्क की मईशत पढ़ा रहे हैं? यही बता रहे हैं। नहीं, पर मतलब इसके अलावा भी काफी कोई खास स्पेसिफिक सवाल है यार साहब, तो पूछिए। कोई खुराक के हवाले से आपने क्या मतलब कि स्पेसिफिक क्या आपने कोई कोशिश की, कोई वर्जिश करने की कोशिश की है, या आपने कोई खुराक अपनी अच्छी करने की कोशिश की हो? बताएं। लाइन ड्रॉप कह रहे, मैं सोचा है, अभी मैंने सोचा है। अब आपने कौन सा सवाल किया था स्टार्टिंग में? चावल और इसके ऊपर? चावल। अच्छा, आटा और चावल के ऊपर। इनका ताल्लुक क्या है पेट से? इनका ताल्लुक बेसिकली जैसे मैंने बताया कि जब हमारे जिस्म को किसी पर्टिकुलर खुराक के बारे में नहीं पता होता कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, कि हमने एक रूटीन बनाई है, सुबह अंडे खा रहे हैं बंदा, अंडा पराठा, अंडा, इस तरीके से दोपहर को बंदा सालन खा रहा है, रात को मैं चिकन वगैरह खाता है। तो हमारी बॉडी को इस चीज़ का नहीं पता होता कि आप क्या खा रहे हो। हमारी बॉडी को पता होता है कि उसके अंदर ग़िज़ा क्या है, न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। सही है, ठीक है। जैसे अब हम रोटी खाते हैं, रोटी के अंदर अगर जैसे समझें कि अगर वो प्योर चक्की की रोटी है, चक्की के आटे की, या प्योर गंदम की रोटी है, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होंगे कि उसके अंदर थोड़ी सी प्रोटीन होगी, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स का काम होता है कि आपके ब्रेन को एनर्जी पहुंचाए कि हाँ ठीक है मैंने कुछ खाया, बॉडी का शुगर लेवल सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो अब सारी बात उस पर भी फिर घूम के आती कैलोरीज पे, कि आप जो अमाउंट खा रहे हैं कैलोरी की वही। अब जैसे आप चावल की बात करते हैं तो चावल में भी ये तादाद आता है, जैसे वाइट चावल हो गए, ब्राउन चावल हो गए, इसमें से कौन से खाएं। रोटी की बात की जाती है तो हम गंदम की रोटी खाएं, मैदे की रोटी खाएं, तो वो सारी बात आती है ज़्यादा गंदम, अगर गंदम खाते ज़्यादा बेहतर है, मैदा खाते हैं थोड़ा सा उससे सुपीरियरिटी में कम है, और आपकी बॉडी को उसके अंदर जो कैलोरीज हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पेट कम करना हो या तोंद खत्म करनी हो तो वो क्या चावल आटा छोड़ दे, या उसका पोर्शन कंट्रोल कर ले, या हफ्ते में 2 दफ़ा खाए, क्या करे, किस तरह से अपना पोर्शन कंट्रोल करे? जैसे मैंने आपको बताया कि कैलोरीज की बात हम हर हफ्ते करते हैं आपके साथ, मैंने आपके साथ काफ़ी दफ़ा की होगी कैलोरीज की बात। बस वो ये होता है कैलोरी इन कैलोरी आउट। बेसिकली कैलोरी हमारे जिस्म में एनर्जी की तरह काम करती है, एनर्जी जाती है, लेकिन जब एनर्जी एक लिमिट ज़्यादा बढ़ गई कि भाई जिस्म को ज़रूरत ही नहीं उस एनर्जी की, तो वो क्या करती है, उसको चर्बी में कन्वर्ट करती है, यहाँ दूसरे एडिपोज टिश्यूज होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पेट बड़ा हुआ है उसके अंदर एनर्जी बहुत है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस्तेमाल ना की हुई एनर्जी है जो जिस्म को चाहिए बहुत होती है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा खैर, हम इसके ऊपर बात करते हैं, मिथ की आखिरी एक चीज़ बात करते हैं इसके ऊपर, कि जैसे हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे हमारा पेट कम होगा, चर्बी कम होगी, तो वो बिल्कुल इसका डायरेक्ट कोरिलेशन कोई भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हमें इस तरह समझना पड़ेगा कि सबसे नीचे हमारी बोन्स है, बोन के ऊपर हमारा मसल है, मसल के ऊपर फिर हमारी आती हैं फैट, वेन्स, वेन्स के ऊपर हमारी आते हैं फैट, और फैट के बाद हमारी स्किन आती है। ठीक है। अब जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो ये तो हमारे मसल्स को ट्रेन कर रही है, लेकिन हमने कम करना है फैट। ठीक है। तो वो फैट का तो उसके साथ काम नहीं है। फैट का काम ये है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं वो एक्सरसाइज करूँ जो मेरी जिस्म को टॉर्चर करे, जिससे मेरी कैलोरीज बर्न हो, वो जो हम खुराक खा रहे हैं और उसकी जो एनर्जी है वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं,
तो फिर हमारा फैट कम होगा। ये हमारे मसल्स को जब बड़ा करेगी, लेकिन हमारा फैट ऊपर से हटा नहीं होगा तो मसल नजर नहीं आएगा। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवेद, आपने बड़ा जबरदस्त हमें बता दिया पेट के लिए क्या इलाज है भाई, ये करना है, ये सारी चीजें हमने सिखा दी आपको। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। वियतनाम से एक खातून पाकिस्तान आई और उन्होंने पाकिस्तान में कर ली शादी। अब ये मामला क्या हुआ फेसबुक पर परवान चढ़ी ये मोहब्बत, और फिर ये खातून जो है वियतनाम से पाकिस्तान आई, इस्लाम कबूल किया और यहाँ पर मोहम्मद ताहिर शहजाद से उन्होंने शादी की और ख़ुद हो गई आमना। बड़ी ज़बरदस्त लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी पर बात करेंगे। हाँ, लेकिन ये भी हमें सुनने में आया कि इन्होंने इस्लाम को पहले स्टडी किया, उसको जाना, उसको समझा और फिर वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुई। अब इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पढ़ा, किस तरह से स्टडी किया और क्यों उनमें ये मोटिवेशन आई। क्या मोटिवेशन सिर्फ मोहब्बत की वजह से थी या वो वैसे भी उनके जो हजरत हैं, इनके हस्बैंड, उनके कॉन्डक्ट से मुतासिर होकर वो इस्लाम को पढ़ने पर मजबूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आमना। डू यू नो उर्दू? I know Urdu because my husband is teaching me. Okay, and English? Okay, mostly I use English language. भाई हर चीज थोड़ी थोड़ी आती है, ठीक है जी। बस हस्बैंड समझाएंगे हमें, अगर कोई बात होगी जो हमें समझ नहीं आएगी तो आप आमना की बात हम बताइए। ताहिर साहब, ये क्या माजरा है, कैसे ये सिलसिला हुआ, कैसे ये मोहब्बत बढ़ी चढ़ी और फिर शादी तक पहुंची? और उसके बाद काफी इंतजार करना पड़ा इस बात। आमना ने शादी के लिए मुझे कहा, पर वो कह रही थी पहले मैंने उसे बताया कि मुसलमान के साथ ही शादी, इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो आमना कहती चले मैं इसके बारे में पहले रिसर्च करती हूँ, इस्लाम के बारे में, अगर तो मैं इस मजहब से सेटिस्फाई हूँ तो फिर मैं इसको तो आपका इनसे जो है वो फेसबुक पर राब्ता हुआ था और ये बात शादी तक पहुंची कैसे भाई? ये भी तो सिखाए ना, कोई टिप दें जरा। हम नॉर्मली बात करते हैं, कुछ बातें अच्छी लगने लगी, मुझे आमना को मुझे कुछ लगने लगी, तो फिर शादी के बारे में बात की। आमना ने मुझे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा मुसलमान से ही शादी कर सकता है, तो मैं पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो आमना कहती मैं इसके बारे में पहले रिसर्च। आप भी तैयार बैठे थे, बस कोई बाहर की खातून मिले तो शादी कर लूं? इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी में था, फेसबुक में मेरे काफी ऐसे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो आमना तो इसी दौरान फिर अच्छा, तो शादी से पहले कितना अरसा आप लोगों की बातचीत चली और कितना अरसा उन्होंने आपको समझा, आपने उनको समझा, और फिर शादी कितने अरसे बाद हुई? 4 साल बाद। अच्छा, 4 साल इंतजार किया फिर? 4 साल तक गुफ्तगू होती रही भाई, 4 साल बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल 4 साल बड़ा अरसा है। उसमें ये है कि 2 साल तो कोरोना वायरस के थे, उन दिनों बॉर्डर वैसे ही बंद थे, ना कोई आ सकता था ना जा सकता था। तो उसके बाद आमना ने मैंने से कहा कि ये अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को छोड़कर बड़ा आराम से इनके लिए आसान था वहां से आना और बस शादी कर लेना यहाँ पर? आपको पता है मोस्टली यूरोप एरिया में 18 ईयर के बाद पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए, उनके खुद के राइट्स होते हैं, वो खुद ही अपने लिए सब कुछ करते हैं। तो हाँ, लेकिन इनके जो वालिदैन, सास ससुर, आपसे उनकी मुलाकात, कोई बातचीत है, कोई राब्ता है? उनको तसल्ली कैसे हुई?
कि आप धोखा नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आमना के जो वालिद है वो आर्मी में थे, वो उनकी डेथ हो गई। आमना की जो वालिदा है वो वहाँ पे काउंसलर है, उनके जो भाई हैं वो आर्मी में कर्नल है और बहन पुलिस में है, ये टीचर है। तो वो मेरे साथ बातचीत करते थे वैसे वीडियो कॉल पे, तकरीबन 4 साल बात करते, और मैंने उनको अपना सारा फैमिली बैकग्राउंड बताया, ये सारी चीजें। तो मेरे ख्याल से एक बंदा बातचीत करके उसको अंदाजा हो जाता है कि क्या सूरत हाल है, आगे किस तरह का बंदा है। तो किसी भी हाल पे उन्होंने आमना को। और आपके वालिदैन और आपके घर वाले, उनका रिएक्शन क्या था? मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 2-3 साल पहले, इन्हीं दौरान जब मैं और आमना बात करते थे। अच्छा। और मेरे वालिद भी पुलिस में नारवल में 1-5 इंचार्ज, पर अभी वो भी रिटायर हो गए। तो ये था कि सही है। अच्छा ये बताएं कि आमना ने जो रिसर्च की इस्लाम पे, जी 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 मुकम्मल कर लें। जी सर, आप जी मैं आप कंटिन्यू करें। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे थे कि आमना ने जो रिसर्च की इस्लाम पे, उसमें उनकी मदद किसने की? आपने मदद की या वो खुद ही अपने तौर पर वो कह रही थी कि मैं पढ़ूंगी और मैं पहले समझूंगी और उसके बाद इस्लाम की तरफ आऊंगी? उनका ये सारा प्रोसेस कैसा गुजरा? आमना की मदद की है गूगल ने। मैं ऐसे कहता हूँ, मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, मैंने कहा गूगल पे ट्रांसलेट करो उसको अपनी लैंग्वेज में। वो मुझसे आमना पूछती थी कि ये काली दीवार क्या है, यानी कि खाना काबा के बारे में, कि मुसलमान वहां पे जाते हैं और रोने लग जाते हैं, उसके राउंड 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 वो घूमते रहते हैं। ये अल्लाह का घर है, आप जब पहली दफा जहाँ पे जाएंगी, ये दीवार जो है ना इंसान को अपनी तरफ खींचती है, ये बड़ा पाक लगा घर है, आप इस बारे में सर्च करें। उसके बाद फिर आमना ये समझ गई, आहिस्ता 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 वो एग्री हो गई इस पे। मेरे अब्बा जी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इस बारे में। मैंने उनको कहा इस दौरान मेरे घर में बहुत रिश्ते आए, मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, उसको मैं धोखा नहीं दे सकता। मैंने अब्बा जी को भी बताया कि अब्बा जी आमना कह रही है कि मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ, अभी उसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ, ये ना हो कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए पूरी मुतमिन हो जाऊँ और तुम्हारा ही ताहिर दीन बदल जाए। तो इस दौरान दोस्त रिश्तेदार, आपको पता है, फिर वो बात करते हैं कि वो कहते पागल बना रही है तुम्हें, बादशाह आपको पागल बना रही है, किन चक्करों में ऐसा नहीं होता, नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। तो दरअसल दोस्त फिर गैदरिंग में मजाक करते हैं। रिलेटिव्स मेरे वाले साहब को कह रहे थे कि मेरे वाले साहब कहते आपको भी साथ, वो तो बच्चा है तुझे भी साथ साथ वो कर रही है। भाई कहते यार ताहिर को मैं क्या करूँ, ताहिर मुझे कहता वेट करें। तो इसी दौरान फिर फाइनली लाख शुक्र है। चले, ये तो अच्छा हुआ कि माशाल्लाह आपकी जबरदस्त ये लव स्टोरी। और आप वो खुश हैं? आप वो खुश हैं? क्विकली बताएं। खुश नजर आ रही हैं आपको? हाँ, पाकिस्तान में वक्त उनका अच्छा गुजरा है, आपकी फैमिली के साथ, कल्चर के साथ एडजस्ट हो रही हैं? बहुत खुश जी, बहुत खुश है। आप दोनों बातें कैसे करते हैं, किस जबान में करते हैं? इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, वियतनामी में भी। अच्छा, वियतनामी आपको आती है? जी मैंने सीखी थी जुबान, जाहिर सी बात है, मैंने फिर नोट किया। वैसे भी मैं कॉलेज में था, मैंने इसकी कुछ जो लाइन है वो मैंने सीखी। हाँ भाई, जबान सीखने का फायदा है जी। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ताहिर शहजाद और आमना मौजूद थे। ये है जोड़ी वियतनामी मल्टीप्लाई बाय पाकिस्तानी कपल। नाजरीन, जबरदस्त, बेहतरीन, ये होते हैं लोग जो दुनिया को मोटिवेशन देते हैं। नाजरीन, ये है मोटिवेशन स्टोरीज और हम आपके सामने लाते रहेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मईशत पर कुछ बात कर लेते हैं। मईशत का जो मामला है उसको सही करने की कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो कि हमें ज़रा हिला देती हैं, दिल दहल जाता है। एक तो खबर आई है कई सनतें जो हैं जिनकी पैदावार मुतासिर हुई है उसके हवाले से, और मोटरसाइकिल जिसको आप कहते हैं गरीब आदमी की एक सवारी है
और गरीब आदमी मोटरसाइकिल लेता था और सुकून से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। तो मौजूदा माली साल के पहले जो 2 महीने हैं उनके दौरान मोटरसाइकिलें और जो 3 पहियों वाली जो बाइक वाला सिलसिला है उसकी फ़रोख्त में 18.56% कमी रिकॉर्ड की गई है जुलाई और अगस्त के दौरान। 3 व्हीलर्स और मोटरसाइकिल्स 1,61,000 यूनिट्स फ़रोख्त हुए हैं और गुज़िश्ता बरस ये यूनिट थे 1,98,000। और ज़ाहिर है महंगी हो गई हैं, कीमतें इनकी ज़्यादा हो गई हैं, प्राइस बढ़ गई है तो लोग नहीं ले पा रहे। हाँ। गाड़ियों का मामला पहले ही ऐसा था। अब एक और ख़बर भी आ रही है, और वो खबर हर महीने की 30 तारीख को या 15 तारीख को आती रहती है और ये एक मामूल बन गया है। और हम आज इसी पर बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है, कुछ शराइत तो IMF की तरफ से हैं कि भाई आप इतने पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, इतना आपका टैक्स जो है वो होना चाहिए, लेकिन कब तक हमारे यहाँ ये बतदरीज जिसको हम कहते हैं ना, ये जो इजाफा है, प्राइस हाइक जो है जो पेट्रोलियम मसनूआत में की जाती है, वो कब तक हो जाएगी और कब तक होती रहेगी कि हम IMF के टारगेट से IMF की शराइत को मीट कर जाएं। और इसमें हम कोई बात नहीं कर रहे कि भाई आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्या हैं, ठीक है वो तो बढ़ती हैं जब आलमी मंडी में तेल महंगा होता है, लेकिन IMF की शराइत कब तक हम पूरी कर सकेंगे? क्या हमें ऐसा अचीव करना है कि जिसके बाद हम ये बराह रास्त जो हर 30 और 15 को एक मामूल बन गया है प्राइस हाइक का पेट्रोलियम मसनूआत में, वो ना हो। और आज चूंकि 15 तारीख है और 17 रुपए बढ़ने की बात हो रही है, 17 से 20 रुपए बढ़ेंगे भाई पेट्रोलियम मसनूआत पर। हमारे साथ मौजूद हैं जी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर ये समझाएं कि एक है प्राइस हाइक जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से होती है, उस पर अभी हम आपसे बात नहीं करें। हम समझना ये चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी शराइत हैं IMF की कि जिनको हम हर महीने के 15-15 दिन बाद भी कीमतें बढ़ाएं तब भी हम मीट नहीं कर सक रहे, और कब तक ये मामूल चलता रहेगा 15-15 दिन कीमतें बढ़ाने का कि हम वो शराइत मीट कर जाएंगे और उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा सुख का सांस आएगा? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि हमें कॉस्ट ऑफ सर्विस या कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो रिकवर करनी है लोगों से। ये एक ओवर आर्चिंग एग्रीमेंट है IMF के साथ। सो अगर आप इस वक्त ब्रेंट की कीमत देखें, जैसे कि मैं आपसे इस वक्त भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, हर सूरत में इंटरनेशनल कीमत देखनी पड़ेगी, बिकॉज सबसे बड़ा कंपोनेंट या डिटर्मिनेंट जो है प्राइस का पाकिस्तान की फ्यूल का, वो इंटरनेशनल कीमत है, वो है 94.5 इस वक्त ब्रेंट की कीमत है। अगर मैं आपसे 2-3 हफ्ते पहले बात कर रहा होता तो आई थिंक ये वेरी कर रही थी $85 पे या $87 पे। सो एक तो ये बात है कि वो बढ़ रही है। दूसरा, आपको मालूम है आपकी रुपए की कदर में पिछले 12 माह में आप देख लीजिए कि जो कमी आई है, जो कमजोरी आई है, अभी तो आपने क्या 2.5-3% गेन किया है इंटरबैंक मार्केट में। सो दूसरी ये वजह है कि आपको एक बहुत बड़ा चंक पास ऑन करना पड़ता है ऑन टॉप ऑफ द इंटरनेशनल कीमत। आज जो इंटरनेशनल कीमत बढ़ रही है उसकी वजह यह है कि एशियन मार्केट्स जो हैं वो बहुत हायर ट्रेड कर रही हैं। वो इसलिए ट्रेड कर रही हैं हायर बिकॉज चाइना ने कहा है कि हम अपनी इकॉनमी को इम्पटस दे रहे हैं, हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, हम उसको रिकवर कर रहे हैं। एंड यू नो कि जो सबसे बड़ा प्लेयर है दुनिया का, अगर वो ये कहे कि मैं अपनी इकॉनमी बढ़ा रहा हूँ तो तेल की खपत वहाँ बढ़ेगी, और इस वजह से इस वक्त प्राइस हाइक आ रही है। अब तीसरी बात यह कि क्या इसको पाकिस्तान में हैंडल किया जा सकता है? इन दो चीज़ों में पहले तो अगर हम रुपए की कदर ठीक करने के लिए अपनी इकॉनमी को ठीक करें तो रुपए की कदर ठीक होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट आपको दिखाई दे रहा है इंटरबैंक में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ओपन मार्केट का। अब चौथी बात यह है कि हम बिल्कुल मूव अवे कर जाएं इंपोर्टेड एनर्जी से और मूव इन कर जाएं थर्मल पे, विंड पे, ये जो है हमारा आबी ज़खायर जो हैं उन पे, अगर ये हम मूव कर जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे चले जाएं, अगर ये सब काम हम कर जाएं और अपने एनर्जी सेक्टर को ठीक कर जाएं, तब आपको बेहतरी हो सकती है। अब ये तो आपने डिसाइड करना है कि ये सारे काम आप कर सकते हैं कि नहीं। IMF की आखिरी शर्त शॉर्ट रन में ये है कि एक 50 रुपए का PDL है इन पे, जो 60 रुपए कर दिया गया है। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन में ये पैसे जो 850 अरब रुपया कलेक्ट होना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, 850 बिलियन रुपीस प्लस, अगर ये सारी टैक्सेशन आप उन लोगों से लेने का तय कर लें जो रिटेल का काम करते हैं और टैक्स कम देते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 4 अरब रुपए का है सिर्फ मुल्क से, 23% पूरी मुल्क की जो इकॉनमी है उसका उजम है। और तीसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको आप रियल एस्टेट कहते हैं, अगर आप ये तय कर लें कि मैंने इन सब से ये 850 अरब रुपए कलेक्ट करने हैं तो आप 60 अरब रुपए यहाँ से IMF को जाके कहिए कि हम उड़ाना चाहते हैं तो आप शायद उड़ा लेंगे।
अब ये फैसले सारे आपने करने हैं। इकोनॉमी पे आपको बहुत बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन फैसला करेंगे कि ये सारे काम करने हैं और ये सारी चीजें ठीक करनी है, आप ठीक कर लेंगे, ये बोझ भी बदतदरीज 3 से 5 साल में कम होना शुरू हो जाएगा। सही है। ये लेकिन डॉक्टर साहब, अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो जाएं, मिसाल के तौर पे अगर कम हो जाएं, तो हमारे यहाँ तो वो कम नहीं हो सकेगी बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स जो आपने एक्सप्लेन किए कि हमने इतना अरब रुपया देना है IMF को कलेक्ट करके टैक्सेशन की मद में, तो चाहे आलमी मार्केट में कम भी हो जाए तो हमारे यहाँ तेल की कीमतें तो कम नहीं कर सकते ना हम। इज दैट करेक्ट? आपकी बात में इसलिए थोड़ा सा वजन है कि जब कीमतें कम भी हो रही थी तो पाकिस्तान का चूंकि रुपया वैल्यू लूज कर रहा था और हमारा PDL पहले 40, 35, फिर 50, फिर 60 हुआ, तो हमें वो बढ़ाना पड़ा। तो हम उस तरह से अगर कमी भी हो रही थी तो हम उस तरह से शायद पास ऑन नहीं कर सके। अब लेट्स होप कि हम अगर पीक पे हैं ब्रेंट की, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस चीज़ पे अब रिलाई करना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ, और मैं अगर मेरे पिछले 14 या 18 माह के इंटरव्यूज़, वेबिनार्स, मेरे पेपर्स भी देखें तो मैंने एक ही बात कही है, आप ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आपसे मतलब है इंडिविजुअल आप अपना जब तक तर्ज ज़िंदगी को ठीक या एडजस्ट नहीं करेंगे, वर्ड शायद एडजस्ट इज़ बेटर, जो प्रेवलेंट हालात है, तो मुश्किलें आसान नहीं होंगी। इससे मेरा मतलब यूं है कि आपको बहुत बड़ा एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी का अपने घर का प्लान बनाना पड़ेगा। छोड़ दें कि हुकूमत कमर्शियल बंद करा रही है, नहीं करा रही है, मतलब इस बहस में ही ना जाएं। आप अपने घर के अंदर बैठ के एक दिन तय करें कि यार मैं क्या एफिशिएंसी और कंजर्वेशन ला सकता हूं, तो वो लाइए। फिर आप ये तय कीजिए कि क्या मैं सर ये मैं आपकी बात ज़रूर मानता हूं, बड़ी अच्छी बात कहने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हम कंट्रोल कर लें एज एन इंडिविजुअल, लेकिन जिन लोगों को हमने अपने मामलात कंट्रोल करने के लिए बिठाया हुआ है, उनके जब हम देखते हैं खर्चे, और जब वहाँ करोड़ों रुपए के बिजली के बिलों के नादहिंदा है हमारे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पार्लियामेंट और ये सारी जो बड़े बड़े दफ्तरान, बड़े बड़े लोग सारे, तो उन पे जब वो कोई चीज़, ये वाला रूल लागू नहीं होता, तो फिर इंसान कहता है कि हमें तो फिर लामुहाला ये करना ही है, हम तो करेंगे ही ये कुछ ना कुछ करके। वो क्या करेंगे? उन पे तो प्रेशर आपने ही रखना है। आप मीडिया हैं, आप भी एक सतून हैं पूरी इस स्टेट एपरेटस का, आप उन पे प्रेशर रखें। हम भी ये बात करते रहेंगे। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म पाकिस्तान का कलीदी रिफॉर्म है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। पेंशन का रिफॉर्म हो, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को मोनेटाइज करना हो, डेट को ठीक करना हो, ये सारे काम करने वाले, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है जो आपने अर्ज किया है। अच्छा, अब ये जो रूस से जो तेल आ रहा है, जो रूस ने कहा है कि हम सस्ता देते रहेंगे आपको, तो उससे किसी किस्म का फर्क पड़ने की उम्मीद है? उसकी अगर आप परसेंटेज इन दी ओवरऑल तेल देखेंगे तो चूंकि वो बहुत छोटी होगी, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो इतना ही होगा। और जैसे जैसे इंटरनेशनल कीमत बढ़ती है तो उसके साथ आई थिंक वो टाइड है, उसकी कीमत भी बढ़ती है, और अब तो बहुत मतलब कम रिफाइन हो रहा है। आपकी बात में देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि हमने हुकूमत से ये कहना है कि वो दूसरा जो ईरानी तेल एक आता है हमारे पास बहुत सारे इलाकों में, वो ईरानी तेल जो है जिसके बारे में वो होता है स्मगलिंग हो रही होती है, ये वो हम अगर लीगलाइज कर दें तो उसमें क्या कोई इशू आएगा? देखिए, उसकी बात ये है कि एक तो ये जो स्मगलिंग और ये वाला सिलसिला, ये तो ऑब्वियसली बंद ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारा एक मुल्क को डिस्टर्ब करता है और लोगों को इस रविश पे लगाता है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल स्मगलिंग तो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट कर दें अगर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेड चीजें, हर चीज की। अब और ये अच्छा इकोसिस्टम है कि इस वक्त हमने एक यार आवाज़ तो उठाई है ना कि गोल्ड की स्मगलिंग गलत चीज़ है, डॉलर की स्मगलिंग गलत चीज़ है, ऑयल की स्मगलिंग गलत चीज़ है, अक्रॉस द बॉर्डर अगर अफगान ट्रांजिट ट्रेड से चीज़ें बगैर उसके वापस आ रही हैं कस्टम्स दिए हुए, तो वो गलत चीज़ है। सो ये सारी चीज़ें, ये जो सारा कुछ है, ये ब्लैक मार्केट क्रिएट करता है। सो एक हाँ, ये जो कदम अगर हुकूमत हो या स्टेट अच्छा उठा रही है तो हम उसकी तारीफ करते हैं। इसी तरह अगर कोई थोड़ा सा क्रैकडाउन हो रहा है कि जाके बिजली के बिल लीजिए, मतलब ये अच्छी चीज़ है। बट हैविंग सेड दैट, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो अनरेगुलेटेड है। अभी तो हमें इसको ठीक करना ही करना है, क्योंकि ये तो इलिजिटिमेट कारोबार है जिसपे आप क्रैकडाउन कहें, एडमिन कंट्रोल कहें, एनफोर्समेंट कहें, ये हो रही है। पर इसके साथ साथ ये है कि हमें गवर्नमेंट पे ये प्रेशर, और मैं कोई केयर टेकर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, वो तो 2-4 माह में चले जाएंगे। मैं एक ओवरऑल गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हमें हर एक पे ये प्रेशर रखना। एनर्जी सेक्टर को तो ठीक करें ना आप, ताकि पाकिस्तान में ये एक जो ऐसी चीज़ बन गया है जिससे हर एक को तकलीफ है, उस चीज़ में से निकलें। और ये नशिस्त तो बिल्कुल ठीक है आपकी, रखें आप इस चीज़ पे कि एनर्जी सेक्टर को हमने कैसे ठीक करना है ताकि लोगों के मसाइल 3 से 5 साल में तो जाके इवेंचुअली हल हो जाएं।
बिल्कुल सही है। और क्विकली सर ये बताइए कि अब इस दफ़ा जो पेट्रोल बढ़ेगा उसका जो असर है एक आम आदमी की ज़िंदगी में, वो डायरेक्टली कौन कौन सी चीज़ को मुतासिर करेगा? मैं बता दूं, हर चीज़ पर। जी डॉक्टर साहब आप बताएं। तो देखिए ना, मेरे मोटर बाइक पे भी करेगा, मेरी ट्रांसपोर्ट पे भी करेगा, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे भी करेगा, वो एनर्जी की कीमतों पे भी करेगा। ये तो सच है बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब भी अपना तर्ज ज़िंदगी अगले 6 माह के लिए बिल्कुल 2 चीज़ों पे बेस करें, कंजर्वेशन पे और एफिशिएंसी पे। 5 से 9 बजे बिजली सबसे महंगी होती है पाकिस्तान में। रेजिडेंशियल की गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो उस वक्त पीक रेट चल रहा होता है। उस वक्त इस्त्री ना चलाएं, चलें सब कुछ छोड़ दें। अगर गीज़र है वो ना चलाएं, नहाने जा रहे हैं वो ना करें, कुछ तो आप उसको तब्दील करें ताकि आपको सहूलत हो। हम तो आपके लिए ये कह रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर नजीब खकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और इकोनॉमी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, समझते हैं और समझा रहे थे हमें कि कब तक ये प्राइस हाइक हम पेट्रोल में देखते रहेंगे। तब तक देखते रहेंगे जब हम IMF को हदफ टैक्सेशन वाला पूरा करके वो पैसा थमा नहीं देते। वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। जी क्रैकडाउन चल रहा है और वो क्रैकडाउन है जी किस पर? वो क्रैकडाउन है जी मनशियात पर, वो क्रैकडाउन है जी ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर, वो स्मगलिंग पर क्रैकडाउन है। और हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान के हवाले से डीसी क्वेटा जनाब हमजा शफकात साहब, कमिश्नर क्वेटा डीसी साबिका डीसी इस्लामाबाद और कमिश्नर क्वेटा डिवीजन। उसके बाद अब वो वहाँ पहुँच गए हैं, हमजा शफकात साहब इस्लामाबाद से क्वेटा के हो गए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जनाब। सर ये सबसे पहले तो हम इस पर आ जाएं ज़रा कि जो हम अभी बात कर रहे थे कुछ देर पहले, बलूचिस्तान से ईरानी तेल की स्मगलिंग की बड़ी बात होती है, कई हुकूमतें आई हैं, कोई भी स्मगलिंग रोक नहीं सका। अब इसकी वजह थोड़ी सी अगर बयान कर सकें। बेसिकली स्मगलिंग के ऊपर जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो हमारी मेनली तो है कि हम ड्रग्स की जो स्मगलिंग क्रॉस बॉर्डर हो रही है उसको स्टॉप करेंगे, नंबर 1 प्रायोरिटी है। नंबर 2 के अंदर हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्सचेंज हो रही हैं, जिसमें यूरिया भी जा रहा है, कभी आटा भी जा रहा है, कभी शुगर भी जा रहा है, ये हमारी इस टाइम पर टॉप प्रायोरिटीज़ चल रही हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा लंबा बॉर्डर है, हज़ारों किलोमीटर की तादाद में ये बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशंस भी उनकी इस पर डिपेंड करती हैं, उसकी बहुत सारी और डायनामिक्स हैं। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो फोकस है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर है और ड्रग्स के ऊपर है, और उसके ऊपर बहुत हमारा मैसिव एक्शन चल रहा है। सही है, बिल्कुल मैसिव एक्शन चल रहा है और वो हम भी देख रहे हैं, नाजरीन को भी दिखाते हैं। बलूचिस्तान की सरहद पर मंशियात की स्मगलिंग किन रास्तों से होती है, पहले तो ज़रा ये भी बताइए, और इन रास्तों को कैसे बंद किया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर जैसे कि आपने कहा बहुत लंबा है और पोरस है। बेसिकली जो हमारा ड्रग्स की स्मगलिंग होती है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर ये बहुत सारा पोरस एरिया है, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। मैंने आपको बताया कि टेरेन बहुत मुश्किल है, संगलाख पहाड़ हैं, उनके ऊपर गाड़ियों पे ट्रेवर्स करना भी बहुत मुश्किल है, इवन घोड़ों के ऊपर या कैमल्स के ऊपर भी ट्रेवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर ये फिर 1 और 2 करके इस तरह ग्रुप्स बना के लोग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते हैं। और फिर इसकी पूरी एक हिस्ट्री भी आपको पता है, ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ ट्राइब्स रहते हैं, उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं, आपस में लिंकेजेस भी हैं, आपस में उनकी शादियाँ भी हुई हैं, तो वो इस तरह के काम करते हैं। लेकिन अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैसिव एक्शन हुआ है, फेंसिंग हुई है, फेंसिंग से बहुत कमी आई है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ अब हम क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं तो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे क्वेटा डिवीज़न के अंदर चमन है या गुलिस्तान का एरिया है, किला अब्दुल्ला का एरिया है, वहाँ पर हमने जो भी इस तरह की स्मगलिंग या ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ हम मैसिव एक्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ा एक्शन हमारा किला अब्दुल्ला में हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 1000 kgs जो मंशियात हैं वो डिस्ट्रॉय की गई हैं। इस तरह गोदाम बने हुए थे, 74 के करीब गोदाम है जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है। पिशीन के अंदर हमने 22,000 kgs की जो ट्रांजिट हो रही थी ड्रग्स, उसके 5 ट्रक्स हमने पकड़े हैं, 10 गोदाम हम वहाँ पे डिमोलिश कर चुके हुए हैं। बड़ा ज़्यादा मैसिव एक्शन हो रहा है जिसमें पूरी आर्मी हमारे साथ है, लेवीज़ हमारे साथ है, FC हमारे साथ है और जॉइंट ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इसी तरह जो शुगर का स्मगलिंग हो रही थी उसके ऊपर बड़ा मैसिव एक्शन हुआ है। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि कोयटा में पिछले 8 दिन में हमने 12 के करीब गोदाम है जिनको हमने सील किया
और इस मैसिव एक्शन की वजह से जो चीनी पहले 220 रुपये फ़ी किलो मिल रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8-9 दिन के एक्शन करने के बाद वो चीनी का रेट अब मार्केट में 165-167 रुपीज़ पे आ गया हुआ है, और हमारा टारगेट यही है कि हम इसको मज़ीद कम करेंगे। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज कमिश्नर ऑफ कोयटा, हमारा टारगेट यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो हमारा काम है, शहर के अंदर जो गोदामों के अंदर ये काम हो रहा है, जो इनके फैसिलिटेटर्स हैं, इनको हम FIA के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर इन पे एक्शन कर रहे हैं, और काफ़ी उसका इम्पैक्ट हमें नजर आना शुरू। अच्छा, मीडिया में एक बात ये भी कही जाती है कि जो पाकिस्तान से चीनी है वो अफगानिस्तान और कई वस्त एशियाई रियासतों तक स्मगल की जाती है। ये स्मगलिंग होती किस तरह है? मतलब ट्रकों वगैरह में होती है तो उनकी चेकिंग नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं, ये बड़ा मिसनोमर है। लोग समझते हैं कि शायद बड़े के बड़े ट्रक जाते हैं और उनको कोई भी नहीं देखता। ये बिल्कुल ऐसे स्मगलिंग नहीं होती। ट्रक्स जो हैं वो पहले गोदामों में लेके आते हैं और यहाँ पर फिर सैकड़ों की तादाद में नीचे कैरियर्स होते हैं। और कई दफ़ा तो हमने ऐसा भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लिफाफों के अंदर चीनी लेके जाते हैं और वो क्रॉस बॉर्डर गुलिस्तान या कोई और दूर दराज के पहाड़ों के इलाके से ट्रैवल करते हैं और वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं। और अभी इसमें काफ़ी कमी आई है और इसका साफ और वाज़े एविडेंस हमारे पास यही है कि 220 की चीनी अगर 160 पर आ गई है तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि इसको हम रोकने में कामयाब हो गए। तो इस पर बड़ा मैसिव हमें चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी डायरेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी डायरेक्शंस हैं और इस पर काफ़ी एक्शन हुआ है। और ये बिल्कुल ये बाहर ये समझा जाता है कि शायद ये बिल्कुल फ्री टिकट है कि लोग आएँ और ट्रक के ट्रक ले जाएँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस हैं और उन सब पर मल्टी एजेंसी का काम हो रहा होता है। उसमें बॉर्डर के ऊपर कस्टम्स वाले भी काम कर रहे हैं, FIA वाले भी काम कर रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनली स्पेशल ब्रांच, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, लेवीज, सब इस पर हर अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं। सही है। अच्छा, ये जो अनडॉक्यूमेंटेड ट्रेड है जो किसी तरीके से स्मगलिंग के जुमरे में भी आता है, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान से जो कंटेनर कराची लेकर आए जाते हैं, वो बॉर्डर के करीब जो मार्केट है वहीं पर सामान बेच देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो टैक्स नहीं मिलता। इस हवाले से भी आपके कुछ इकदाम हैं, आप कर रहे हैं कुछ? नहीं, बेसिकली तो अब हमारी बॉर्डर मार्केट्स बन रही हैं, इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और कोशिश यही होगी कि बॉर्डर मार्केट्स हमारी जल्द से जल्द फंक्शनल हों। ताफ्तान में उस पर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका हुआ है। इसी तरह चमन बॉर्डर के ऊपर भी हमारा काफ़ी काम चल रहा है। बाकी ये है कि जहाँ के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं वो फिर अपने रूट के ऊपर, आपको पता है पाकिस्तान ट्रांजिट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। वहाँ से अफगानिस्तान से जो गुड्स आते हैं या सेंट्रल एशिया से जो गुड्स आते हैं वो पाकिस्तान में भी आते हैं, फिर आगे भी जाते हैं। और तो वो अपने रूटीन के तहत जाते हैं, उनका प्रॉपर NOC होता है, कस्टम्स वाले उसको चेक करते हैं, फॉलो करते हैं। उनका बाकायदा एक VBOC का सिस्टम है, उनके अपने पोर्टल्स बने हुए हैं। तो वो काफ़ी हद तक अब स्ट्रीमलाइंड है और मजीद भी उसमें बेहतरी लाई जा रही है। अच्छा, एक और ये सिलसिला है नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का। ये मैंने देखा है बड़े बलूचिस्तान में बड़ी सरेआम चल रही होती हैं, बड़े ताकतवर लोग उसके अंदर मुलविस हैं, तो उस पर कैसे हाथ डालेंगे? जी नहीं, NCP गाड़ियों के ऊपर हमारे 2 महकमे हैं जो काम कर रहे हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और कस्टम्स भी इस पे काम कर रहा है। और कस्टम्स वालों की ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर कोयटा और इसकी विजिट, क्योंकि 50% पॉपुलेशन पूरे बलूचिस्तान की है वो कोयटा सेंट्रिक है, तो कोयटा में और इसी तरह जो कोयटा से बाहर हमारी चेक पोस्ट जाती हैं, उन चेक पोस्ट के ऊपर एक्साइज वाले, कस्टम्स वाले ऑफ एंड ऑन एक्शन भी करते रहते हैं, पकड़ते भी रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा एक अलमिया है कि बलूचिस्तान का जो एक इम्प्रेशन है, एक इमेज है बाकी पाकिस्तान में, ये है कि शायद यहाँ पर कोई भी चीज़ ठीक नहीं है जी, यहाँ पे स्मगलिंग भी हो रही है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऑन ग्राउंड आएँ और हम ऑन ग्राउंड देख रहे हैं तो इतनी लॉलेसनेस है नहीं है जितनी समझी जाती है। कोई छोटा सा एक पटाखा कहीं दूर दराज चागी में भी होता है तो उसको कोयटा के नाम पे चला दिया जाता है मीडिया के ऊपर। और हम ऑफन मीडिया वालों से भी ये कहते रहते हैं कि आप अगर कोई दूर दराज इलाके में कोई छोटा सा इंसिडेंट हुआ है तो उसको आप कोयटा के नाम पे चलाते हैं तो उससे लगता ये है कि शायद कोयटा में ये सारा कुछ हो रहा है। बिलीव यू मी, अगर आप यहाँ पर आएँ तो हमने तो अभी तक बहुत सारे एक्शंस किए और हमें एज सच कोई उस तरह की नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हमें जो मिलती हैं उन पर फौरी एक्शन होता है और वो महीने में कुछ 4 या 5 ही हम पकड़े जाते हैं। और बाहर बैठ के शायद ये लगता है कि जी पता नहीं यहाँ पे लाखों की तादाद में गाड़ियाँ मिल रही हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ मिसनोमर, ऐसी कोई बात नहीं है और इस पे ऑफ एंड ऑन हमारा एक्शन चलता रहता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमजा शफकात नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, कमिश्नर कोयटा डिवीज़न, और हमें बता रहे थे अपने एक्शन के हवाले से जो इन्होंने लिया हुआ है स्मगलर्स और जो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, स्मगलर्स और ड्रग डीलर्स और इनके कार्रवाइयों में मुलविस, उनके खिलाफ। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। बलूचिस्तान में अब निगरान हुकूमत है, सूबे की बेहतरी के लिए काम कर रही है। अमेरिकी सफ़ीर ने तिजारती फ़रोग के लिए बलूचिस्तान का दौरा किया। फिर बेरोज़गार नौजवानों के लिए वहाँ पर IT कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, सेहत कार्ड का भी आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन अमन व अमान की जो सूरत हाल है उस पर कुछ तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। सूई के इलाके से 6 नौजवान फुटबॉलर अगवा हुए थे, अभी तक बाजियाब नहीं हुए हैं। फिर गुज़िश्ता रोज़ मस्तूंग में JUIF के जो रहनुमा हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उन पर हमला हुआ, कातलाना हमला। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला जनाब ज़ुबैर जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो रीसेंट वाक़या है उसकी तरफ आ जाते हैं कि हाफिज़ अब्दुल्ला साहब की गाड़ी पर जो कल बम धमाका हुआ, उसके हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या ख़बरें हैं? क्या किसी ने जो है कोई ज़िम्मेदारी कबूल की या किसी किस्म का कोई पैगाम था जो हमारी हुकूमत को या हमारे इदारों को देना चाह रहे थे, टेबल पर बैठना चाह रहे हैं? किस किस्म की ये हुई है सारी कार्रवाई? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने हमें भी टाइम दिया, थैंक यू जी। कल की जो दहशतगर्दी है, ये तखरीब कारी का जो अमल है, ये हमारे लिए कोई पैगाम हो ना हो, लेकिन ये है कि हमें इसके लिए कमर बस्ता हो जाना चाहिए। हाफिज़ हमदुल्ला साहब पे जो हमला हुआ है, जिसमें उनके समेत बेगुनाह लोग सारे ज़ख्मी हुए हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी डेथ कैजुअल्टी नहीं हुई। मालिक का करम हो गया हम पे। हाँ जी, ज़ख्मी हैं, अफराद ज़ख्मी हैं सारे, शुक्र है। कुछ की इंजरीज़ कुछ ज़्यादा थी, कुछ की माइनर थी। लेकिन बात यह है कि जी कि जब तक ये तखरीब कारी और दहशतगर्दी का नासूर ये जड़ से नहीं निकाला जाएगा, उस वक्त तक ये चीज़ें अमल में आती रहेंगी। तो अभी मेरे से पहले कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात साहब से भी आपकी बात हुई, तो इधर जितना भी है इन लोगों के ख़िलाफ़ जितने भी अनासिर हैं, जुराइम पेशा हों, दहशतगर्द हैं, इनके ख़िलाफ़ फुल एक्शन चल रहा है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये इंशाल्लाह कंटिन्यूटी के साथ इंशाल्लाह हम अमल में लाते रहेंगे। जहाँ तक कल का ताल्लुक़ है, तो कल का ये जो है ये मस्तूम में हुआ है और ये जो मैं समझता हूँ ये जी रिमोट कंट्रोल के तहत हुआ है और टाइमली एक डिवाइस लगाई गई थी और इट वाज प्लान्ड। तो अल्लाह ने करम किया, जिसकी वजह से अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कोई डेथ नहीं हुई। तो अभी इस पे जो है तफ्तीश और तफसील से जारी है। अभी तक कुछ ग्रुप्स हैं दहशतगर्द और तखरीबकार जिन्होंने अभी तक कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन शक है। तो अभी तक जब तक वो 100% उन पे पता ना चल जाए, कंफर्म ना हो जाए, तो उस वक्त तक हम कह नहीं सकते जी। शुक्रिया। ठीक है। और आपकी हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से बातचीत हुई, आप जाहिर है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गए होंगे, उनको देखा होगा, वो ठीक हैं, खैरियत से हैं? उनके साथ जो लोग थे जो ज़ख्मी हैं वो भी खैरियत से हैं? उनकी हालत के हवाले से भी थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। कल हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला साहब ने उधर उनका विज़िट किया, क्योंकि मैं किसी और कमिटमेंट में था, तो उधर गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन जी, शुक्र है। वो भी और बाकी ज़ख्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर हैं जी। सही। अच्छा, एक वाक़या कुछ दिन पहले हुआ था, वो फुटबॉलर्स के अगवा वाला, उसके हवाले से भी अगर कुछ बता सकें कि उनकी बाजियाबी की क्या सूरत हाल है, उस पर भी कार्रवाई तो चल रही है? ये वाक़या हुआ जी डेरा बुगटी और ये सुई के पहाड़ हैं संगसीला, तो उस जगह पे ये हुआ है। 6 हमारे बच्चे हैं नौजवान, तो वो मैं राब्ते में भी हूँ। अपना सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने सारे वो जो इलाका है, रेगुलर फोर्सेस और पैरामिलिट्री भी, पुलिस, सब अपना लेवीज़, तो उन्होंने सारा घेरे में किया हुआ है। लेकिन ये कि अभी तक उनका जो है बाजियाबी का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उस सेक्शन में लगे हुए हैं। तो क्योंकि प्रायोरिटी इस चीज़ में ये होती है कि खैर आफियत से लोगों की बाजियाबी हो जाए, तो पहली प्रायोरिटी हमारी वो है। तो अभी तक जो है ये कोई इसमें पेशरफ्त नहीं हुई है। तो ये हमने बिल्कुल ये जहन में रखा हो कि प्रायोरिटी हमारी के जिंदा सलामत खैर आफियत से वो आ जाएं, तो इस पे पेशरफ्त जारी है।
अल्लाह करे इस पर पेशरफ्त हो। अच्छा, मैं यूएस के जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी जो दौरा किया, अमरीकी सफ़ीर तिजारती फ़रोग के हवाले से, उस पर भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान में हम सब जानते हैं कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये जो दौरा था इसके हवाले से अब आगे क्या होगा और इस दौरे का मकसद क्या था? देखें जी, जो अभी हम सब जानते, बच्चा जानते, इतनी अवेयरनेस और शऊर है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है माशाल्लाह वो बलूचिस्तान से मुंसलिक है, और बलूचिस्तान का फ्यूचर भी हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान से ही मुंसलिक है। तो हमारी जितनी भी चीज़ें इधर, जो भी मादनियात है, सब कुछ है, इसमें एक्सप्लोर करने के लिए हमारी तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हम सब जानते हैं। तो इसके लिए जो भी है सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, सब की नज़रें हमारे ऊपर हैं। तो उसी लिहाज से जो भी दौरे होते हैं हम उसको बड़े ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखते हैं, और ये भी चाहते हैं कि पहला जो हक है और पहला जो लोगों के लिए जो तरक्की की बात होनी चाहिए वो लोकल की होनी चाहिए। लोकल जो बलूचिस्तानी है पहला जो है उसका हक है। तो हम जो भी जिस किस्म के भी जो विज़िट्स हैं, जो भी डिप्लोमेट्स आते हैं, हमारा जो है ये अभी निगरान का जो आपको पता भी है, जो भी हमारा लाने का मकसद है वो यही है कि अच्छे साफ शफाफ इलेक्शन तक हम बहुत अच्छे डेवलपमेंट के काम भी हो, लोगों की खिदमत भी हो, और जो है सही ट्रैक पे भी हमारा मुल्क चढ़ जाए। तो यही हमारा एम है। जो भी इंशाल्लाह आएंगे पूरी ट्रांसपेरेंसी से, आज़म भी बलूचिस्तान से ताल्लुक है। हाँ जी, हाँ तो जी, उम्मीद है कि वो उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा सपोर्ट भी होगी। बिल्कुल जी। वो हायरार्की से लेके प्राइम मिनिस्टर साहब, इंटीरियर मिनिस्टर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान से ही आने वाले हैं माशाल्लाह, और इन कपल ऑफ डेज ओथ उठाने वाले हैं, चेयरमैन सेनेट। तो इससे जो मेरे ख्याल ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, पास में तो नहीं मिली, तो इंशाल्लाह अभी यही कोशिश होगी सारी एज ए टीम, हम जो हैं वज़ीर आज़म साहब से लेके चीफ मिनिस्टर साहब से लेके हम तक जो भी हम लोग हैं, तो यही हमारा एम है और यही ऑब्जेक्टिव है कि इसमें हम चलें। और इंशाल्लाह ताला बेसिकली जो लोकल पॉपुलेशन है उसको हमने ये पैगाम देना है अमन का, पीस का, हारमनी का। तो इस पे हमारा एम भी यही है। तो इस पे हम जो कोशिश यही करें कि इस पे चलते रहें जी। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी बताइए कि अभी ज़ाहिर है हम हमजा शफकात साहब से भी बात कर रहे थे, और ये चीनी और स्मगलिंग और मंशियात और डॉलर की स्मगलिंग, तेल की स्मगलिंग, इन सारी चीज़ों के क्रैकडाउन के हवाले से वो बड़ी तफसीली हमें मौक़िफ़ अपना दे रहे थे। हुकूमत का एक्शन तो यकीनन हो रहा है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि चूँकि आप निगरान वज़ीर दाखिला हैं, जिन लोगों को पकड़ा जाता है, जहाँ पर छापे पड़ते हैं, जो मुलव्विस पाए जाते हैं रंगे हाथों, उनके खिलाफ एक्शन क्या होता है, सज़ा क्या होती है? क्योंकि हमने माजी में ये भी देखा है कि अक्सर वो गोदाम जो है वो सील किए जाते हैं और सब कार्रवाई तो हो जाती है, लेकिन बाद में कुछ अरसे बाद कोई प्रेशर डाल के, किसी की सिफारिश ये वो करके वो फिर बाद में खोल दिए जाते हैं। तो इस मरतबा चूंकि रिजॉल्व ज़्यादा है हुकूमत का भी, हमारे इदारों का भी, तो क्या एक्शन इनके खिलाफ होता है, सज़ाएं फिर क्या होंगी इनकी? बिल्कुल बहन, आपने जो बताया माजी में ये ऐसे होता रहा है, लेकिन ये कि अभी जो हमारी कोशिश है उनको जो है जो विद द लॉ ऑफ द कंट्री जो भी हमारा माशाल्लाह है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुताबिक जो भी हैं वो कोर्ट में पेश होंगे, और इंशाल्लाह ताला टिल द एंड। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और हम सब एक पेज पे हैं, वज़ीर आज़म साहब से लेके CM साहब से लेके हम लोग, और जितनी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे मिलिट्री है चाहे सिविलियन है, हम ऑल ऑफ देम वी आर ऑन अ वन पेज। और इंशाल्लाह ताला ये कंटिन्यूटी चलेगी टिल द टाइम कि जितनी कोशिश होगी हमारी कि जितनी परसेंटेज हम साफ़ सुथरा और ट्रांसपेरेंट सिस्टम ला सकें, तो उस वक्त तक हमारी यही कोशिश रहेगी इंशाल्लाह जी। और ये वन पेज ही ज़रूरी है, ये वन पेज होगा तो ही तरक्की की तरफ हम जा सकेंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ मौजूद थे और बलूचिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जनाब ज़ुबैर जमाली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिर में जाते जाते एक मरतबा फिर बात करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी बातचीत हम करेंगे। डॉक्टर नुमान न्याज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम अवैस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। वालेकुम सलाम शफा, गुड टू सर। ये पाकिस्तान सर, ये बताइए, ये जो टीम जो खेली है कल, ये खेली है क्या? ये सेम ओडीआई की पहले नंबर की टीम ही खेली है सर? सर अगर आप पहले नंबर की टीम इस तरह बने कि आप एमेट्योर जो होती हैं, नेदरलैंड्स हो या हाफ स्ट्रेंथ न्यूजीलैंड हो, और उसके बाद उनसे खेलने के बाद आप नंबर 1 पोजीशन पे आए, तो आप सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं ना। अब जब आपको जहाँ तगड़ी टीमें मिली हैं वहाँ पे, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन है इस टीम के साथ कोई ख़ास वो नहीं है, कोई गलतियाँ नहीं है, पर वो ये है कि जो आप जिस नंबर पे प्लेयर्स खिला रहे हैं और जिस किस्म की चॉइसेस आपने की हुई हैं, वो कि आपके पास बेहतर खिलाड़ी आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो फिर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में जहाँ पे फ़र्क आ जाए तो फिर कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम हो जाते हैं, कुछ तानू भी मरन का शौक हो जाता है। अच्छा, हमें तो मरने का शौक मुझे लग रहा है कुछ अचानक रिसेंटली हुआ है। मतलब ये देखें, यही वो टीम थी जिसके बॉलर्स के ऊपर हम कह रहे थे दिस इज द डेडलीस्ट अटैक इन द वर्ल्ड, और वो अटैक पहले मैच में जब हमने इंडिया के खिलाफ आधा मैच खेला, वी सॉ कि भाई जबरदस्त चल रहा है, फिर उसके बाद ये अचानक हुआ क्या? स्किल तो खत्म नहीं हो गई, कॉन्फिडेंस ही खत्म हुआ होगा ना? देखें, उसमें एक तो जब आपकी ड्रबिंग हो जाए ना, इंडिया से 228 रन से आप वो मैच हारे, जो सेकंड मैच था अगेंस्ट इंडिया, और उसके अलावा आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे हारिस रऊफ हैं, चाहे नसीम शाह हैं, yes they are the best bowling attack when it comes to fast bowling in the world, और one of the best आप कह लें। लेकिन जब आप उनकी इंजरी जो है वो प्रिवेंशन पे तवज्जो नहीं देंगे, और जिसने आपने देखा कि नसीम शाह वेंट आउट विद शोल्डर इंजरी, दिस मींस के वो निगल्स तो पहले चल रहे होंगे, और जो फिटनेस है वो 50 to 60% होएगी दैट ही ब्रोक डाउन इन द टूर्नामेंट, क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट से चोट नहीं लगी। इसी तरह हारिस के अगर आप देखें तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यू लॉस्ट इट। और फिर अभी आप ये जो पूछना चाह रहे हो, अब अगर फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म ज़रूर है, बट ही इज़ ओनली वन ऑफ योर एक्स फैक्टर्स, जो कि आपको वनडे क्रिकेट में टॉप ऑफ द ऑर्डर जो परफॉर्म करके दे सकता है। फिर आपने शफलिंग की, एंड देन आपको नंबर 4 बैट्समैन रिजवान को खिलाते रहे। यस्टरडे ही बैटेड वेरी वेल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू शुड हैव हैड अ प्रॉपर बैट्समैन नंबर 4। सो ये प्रॉब्लम्स आपकी जो है ये टीम सिलेक्शन की हैं, ये कुछ इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट चॉइसेस जो हैं उनको करने की ज़रूरत है कि आप, एंड आई डोंट सी एनी रीज़न कि आप ये फिर एक्सक्यूजेस अगर हमने देने हैं तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, और जिस किस्म से जिस किस्म के जिन इतराक की तरह इन्होंने किया है, जो ये करने की कोशिश की एशिया कप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, तो देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी सीन। तो ये वैसे चूंकि आपने टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एशिया कप वाली एक बात कर लूं, जो आपने कहा कि जिस तरह हुआ है ये भारत की मनमानी है, बदमाशी है, या पाकिस्तान की कमजोरी है जिस तरीके से टूर्नामेंट हुआ? यार अगर आप मेरे से पूछें तो ये इंतहा की कमजोरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और इंडिया क्यों ना बदमाशी करे जिस वक्त वो $600 मिलियन पे आईसीसी का रेवेन्यू ले गया है, जो कि $235 मिलियन 8 साल में होता था। अब 600 मिलियन जो है उनको साल में मिलेगा, और आप लोगों को भी उन्होंने जो रेवेन्यू देना है वो आईसीसी से आना है, 34.5 मिलियन डॉलर ईयर, और उनकी जो फाइनेंस और कमर्शियल कमेटी के हेड हैं वो जी शाह हैं। सो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पूरा ले लिया हुआ आईसीसी का, बिकॉज इंडिया एक इंडिविजुअल टेरिटरी बन चुका है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, और वो बिगेस्ट प्रोवाइडर है, और इन्फ्लक्स ऑफ मनी वहाँ से आता है। सो आप लोग अगर खड़े होके अपनी ही, अभी ये नहीं आपको समझ आती कि आज चेयरमैन कौन है, कल कौन होगा, आपकी पॉलिसीज क्या हैं, और आप किस बेसिस पे जो है उनसे जाके कम्पीट करेंगे, क्या आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है, क्या आपकी क्रिकेट की स्पेंडिंग ऐसी है, क्या आपकी जो फ्रेंचाइज लीग है वो इतना बड़ा आउटले है उसका कि वो किसी को कमर्शियली अट्रैक्ट करे दुनिया में। तो ये पोलराइज्ड हो गई हुई है, और ये जे शाह वगैरह जो कर रहे हैं, ये आज तो इंडिया के लिए शायद अच्छा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आज से 4-5 साल के बाद ये एक और बहुत बड़ा फसाद उभरेगा, क्योंकि आपकी बाकी टीम जो है वो एक तरफ पोलराइज हो जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया एक तरफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कमर्शियल मार्केट। तो ये फेलियर ऑफ पाकिस्तान। पहले भी तो उभरा था फसाद बिग 3 वाला, लेकिन फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, बट अब वैसे बहुत ज्यादा पैसे आ गए, $600 मिलियन ईयर इन क्रिकेट,
आईसीसी के पास है। अब आप ये सोचें कि अगला तो प्रेसिडेंट भी शायद जेशा बन जाए आईसीसी का चेयरमैन, और अगर वो बन जाते हैं तो आपकी तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो कटाई में पड़ जाएगी टू बी होस्टेड इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा होकर आना पड़ेगा जी, तगड़ा होकर आना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दे हैव टू स्टैंड स्ट्रांग नाउ। हाँ, हमारा बोर्ड ही इतना प्रेशर में है कि खिलाड़ी भी उनको देख के असर कबूल कर गए, मेरा ख्याल है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि टीम में रिप्लेसमेंट किसकी होनी चाहिए, किसको निकाल के किसको लाना चाहिए? अगर हम किसको खिलाएंगे तो वो गलती होगी आगे आने वाले मैचों में, खासतौर पे जो वर्ल्ड कप के लिए हम करेंगे। जी शिफा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखें, शादाब खान जो है ना वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेलते नहीं, और वनडे इंटरनेशनल आजकल टफेस्ट फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि आपको कुछ ऐसी लेंथ पे भी बॉलिंग करनी पड़ती है, इसको हम कहते हैं आगे बॉलिंग करनी पड़ती है, लाइक अ टेस्ट मैच, क्योंकि 50 ओवर में दोनों तरफ से नए गेंद लगे होते हैं। सो शादाब कुड हैव प्लेड एज अ सिक्स्थ बॉलर बट नॉट एज अ प्रीमियर स्पिनर इस टीम में। फिर आपने मोहम्मद नवाज को अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं किया। इब्रार को आप व्हाइट बॉल में लेके ही नहीं आए, इब्रार अहमद को, जो कि ही कैन बी योर बेस्ट स्पिनर। अब आपने उनको डायरेक्टली कैसे लेके आना? फिर नंबर 4 पे जी, नंबर 4 पे साउथ शकील खेलते ही खेलते थे। और फिर आप अगर देखें तो आपकी ना एक सिमेट्रिकल सी मोनोटोनस सी बैटिंग लाइनअप है। इमाम का भी वही अंदाज है। बाबर आजम अनलाइक विराट कोहली जो है ना वो सेकंड इनिंग्स में एक मैच फिनिशर है, 26 है उसके 47 में से वो सेकंड इनिंग्स में है। लेकिन बाबर जो है वो मैच बना सकते हैं, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, लेकिन उनका एक अंदाज है। फिर वही आप रिजवान पे आके देखते हैं, इज ही द फाइनेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड? लोग अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बाबर जितना अच्छा बैट्समैन है, अगर उसको आपने कैप्टन बनाए रखना है तो मजीद उसकी बैटिंग भी आप खराब करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे। उस पर कैप्टनसी का प्रेशर ज्यादा होगा, बैटिंग का प्रेशर वो बेचारा नहीं ले सकेगा, उसकी परफॉर्मेंस मुतासर होगी बीइंग अ कैप्टन। अच्छा देखें, जहां तक बाबर आजम का ताल्लुक है, ही वाज नेवर अ नेचुरल कैप्टन। मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि वर्ल्ड कप 75 क्लाइव लॉयड जो है कप्तान थे, वेस्ट इंडीज जीता। 79 क्लाइव लॉयड थे, वेस्ट इंडीज जीता। उसके बाद 83 कपिल देव थे। उसके बाद 87 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता तो एलन बोर्डर थे। 92 इमरान खान थे। 96 अर्जुन रानाटुंगा थे। और उसके बाद आपने रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क और इनको वर्ल्ड कप, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखा। अब यही नाम अपने ज़हन में रख के इनकी पर्सनैलिटीज को, इनके प्रेजेंस को, इनके ऑरा को और इनके लीडरशिप को देखें, और अब बाबर को आप इनसे कंपेयर करने की कोशिश करें। बाबर नेचुरल कप्तान नहीं है। बाबर पे कप्तानी आपने जो कहना था सर। थैंक यू बिल्कुल सर, वी गॉट इट। बिल्कुल आपने स्पॉट ऑन, जिस तरीके से आपने नाम गिनवा दिए ना, वो आपने बिल्कुल सही बात की कि उनकी वो जो ऑराज और पर्सनालिटीज़ और उसको देखकर नेचुरल कैप्टन नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक आपका, और वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत होती रहेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। बस अब कोई मैच हमारा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। संडे को बड़े काम थे मेरे, वो अब मैं कर लूंगा, बड़े काम निपटाने थे। मैं सोच रहा था क्या होगा उन कामों का, तो अब आप आराम से हो जाएंगे, बहुत सारी जिंदगी और भी गम है ज़माने में क्रिकेट के सिवा। मिलते हैं अगले हफ्ते आपसे। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे।